उन्होंने मेरे फादर को डायरेक्टर लिया अपनी, वो सीरियल बनाना चाहते थे मेरे फादर की कहानियों पे, बट मेरे फादर ने इंसिस्ट किया कि जिन्होंने ओरिजिनल में एक्टिंग की थी उन्हीं को लिया जाएगा। तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्टार्स लेने होंगे इसमें। मेरे फादर तब से स्टार सिस्टम के खिलाफ थे। उन्होंने कहा आप स्टार्स अगर लेने को कहेंगे तो जिसने अच्छे एक्टर्स को मौका कब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने वो सीरीज छोड़ दी। और एक पॉइंट पे बहुत अच्छा लगने का लगा और एक पॉइंट पे चिढ़ भी होने लगी कि मतलब पता नहीं, आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट और आई वॉज टू यंग फॉर इट। तो वो मुझे मिला, कहने अरे तू कहाँ है, तू 2 दिन से 3 दिन से शूट नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं यार, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, वो कैरेक्टर की हत्या हो जाएगी। गुस्सा, तेरे को एक बात बोलूँ मैं, वो तेरे को रिप्लेस कर रहे हैं, वो किसी और को ला रहे हैं तेरी जगह। क्योंकि आप टीवी के कंटेंट से खुश नहीं हैं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। रिग्रेसिव लगता है आपको? बिल्कुल है, मुझे नहीं करना इतना काम। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस सच में बर्नआउट वाली सिचुएशन हो रही थी, मुझको मज़ा नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ को करने में। तो बोले मैम ऐसा ऐसा हम शो बना रहे हैं करणजीत कौर सनी की लाइफ पर। मेरे तो कान से गर्म हो गए, खून आने लगा एकदम। तो ये जो विंता जी और आलोक जी के बीच में हो रहा था, आपने देखा? शुरू में इनिशियली जो हमारे जो डायरेक्टर थे तो उनसे हम सबको प्रॉब्लम थी, बिकॉज ही वॉज दिस नार्सिसिस्टिक, जिसको कहते हैं ना एक नंबर का सेडिस्ट आदमी। I just turned around, I asked मजरू सुल्तानपुरी की जो बेटी था, I asked him, I said, what are we waiting for? It's almost 9. Believe you me, सलमान was sitting like this and he just looked at me. हेलो दोस्तों, मैं हूँ ग्रूशा कपूर और मैं यहाँ पर हूँ आज सिद्धार्थ कनन जी के साथ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनके चैनल सिद्धार्थ कनन के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे आकर इतनी अच्छी बातें करने को मिली, इतना मज़ा आया और इनके शो पर इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आप सब इन्जॉय करेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। मैं तो इनकी फ़ैन हो ही गई हूँ, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। – 1993 में मैंने इनको देखा था देवयानी सेठ तारा में। 30 साल पहले मैं इनका फैन बन गया और बाय गॉड आज भी फैन हो। ग्रूशा कपूर कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सिद्धार्थ? बहुत अच्छा हूँ। 30 साल हो गए? हाँ, 30 ईयर्स। 1994 से 2024 20 फरवरी को मुझे 30 साल हो गए काम करते हुए। 19 और हमेशा ये था अंदर कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, बचपन से ही कि बस हो गया? कभी नहीं था, मुझे कभी नहीं मुझे एक्टर बनना था और मेरी उम्र भी नहीं थी तब कि इंसान सोच सके। 15 साल की थी मैं। एंड आई बिलोंग टू अ थिएटर फैमिली। माई फादर इज़ फ्रॉम NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अन्नू कपूर इज़ माई चाचा, ही इज़ फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ओमपुरी वॉज माई फूफा जी, ही इज़ फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरी मौसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरा आधा ख़ानदान NSD से है। तो मुझे ख़ास तौर पर ज़्यादा पता है कि क्रिएटिव फील्ड कितनी डिफ़िकल्ट फील्ड होती है, एक फ्रीलांसर पिता होने के नाते। तो मुझे तो कभी इस फील्ड में नहीं आना था। वो तो इत्तेफाक था कि मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी प्री बोर्ड्स की, और उस दौरान राजा बुंदेला दिल्ली आए हुए थे और वो मेरे फादर के जूनियर हैं NSD से। तो जब भी दिल्ली आते थे घर पर मिलते ही थे आकर। तब उन्होंने बोला कि तारा सीरियल बड़ा हिट सीरियल था, हम लोग खुद देखते थे, ट्यूसडेज़ को आता था। तो उन्होंने बोला उसमें ऐसा ऐसा देवयानी सेठ का एक कैरेक्टर है। और मैंने नया नया टाई ज्वाइन किया था। नया नया नहीं, मतलब 89 से मैंने ज्वाइन कर लिया था। बच्चों के लिए NSD ने थिएटर इन एजुकेशन नाम से एक अलग विंग बनाई थी। तो मैं टाई के फर्स्ट बैच हूँ 89 का। तो उसमें हम लोगों को थिएटर, हमारे डायरेक्टर उसमें थे बैरी जॉन। तो उनके अंडर हमने डायरेक्शन में एक्टिंग सीखी और वर्कशॉप्स होती थी हमारी। और उसी दौरान बैरी जॉन एक टेलीफिल्म बना रहे थे। उसमें तो मैं और छोटी थी, 5th की बात है, मैं 5th में थी। तो उसमें मनोज बाजपेयी भी एक रोल करते थे। तो मनोज जी की ड्यूटी लगती थी मुझे स्कूल से पिक करना। फिर हम दोनों एक छोटा सा एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होता था, IIT या पता नहीं, मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे जगह नहीं याद। दिल्ली में, दिल्ली हाट के जो सामने एरिया है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ग्रीन पार्क। वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता था। वहाँ 30 रुपये या 20 रुपये की थाली होती थी कि उनकी ड्यूटी होती थी कि बच्ची को खिलाना है खाना। तो मैं कम खाती थी, वो ज़्यादा खा जाते थे क्योंकि वो भी बेचारे भूखे होते थे, पकड़ थे। तो फिर उसके बाद मुझे वो रिहर्सल पे लेके जाते थे। रिहर्सल ख़त्म होने के बाद वो मुझे घर छोड़ते थे। और इस तरह मैं छोटी सी थी।
तो मेरी ये बैकग्राउंड रहा है। तो मुझे तो अच्छे से पता था कि मुझे कभी इस फील्ड में नहीं आना है, और मुझे था कि ये तारा क्योंकि एक हिट शो है, चलो छुट्टी होगी, एक हफ्ता एक्टिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा एंड बी बैक। आई नेवर न्यू दैट दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर लाइक 30 years। मतलब आई विल गो ऑन अ जर्नी विच विल नेवर एंड। तो ये तो मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग था। देवयानी एक स्पॉइल्ड ब्रैट थी। क्या आप भी एक स्पॉइल्ड ब्रैट थी? आपको लगता है? अभी नहीं, उस समय मालूम नहीं, स्पॉइल्ड ब्रैट में कभी नहीं थी। ये बात अलग है कि वो कैरेक्टर मैंने इतना अच्छा किया था, कह लीजिए उसको, या वो इतना मैंने उसमें जान डाल दी थी कि सबको लगने लगा था कि मैं एक्चुअली ऐसी हूँ। मैं कभी स्पॉइल्ड, फ्रीलांसर्स के बच्चे स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं होते हैं। स्पॉइल्ड ब्रैट होते हैं बहुत अमीरों के बच्चे, थिएटर वालों के बच्चे स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं होते हैं। आई कुड नेवर अफोर्ड टू बी अ स्पॉइल्ड ब्रैट। तो आई वॉज नेवर अ स्पॉइल्ड ब्रैट, नेवर कुड बी, नेवर विल बी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने सुना कि आप टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी, हाँ, एट वन पॉइंट। बट आपके पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हाँ, ये करेक्ट। इसलिए आपने जो ड्रीम था ऑफ बीइंग दिस टेनिस प्लेयर वो आपने छोड़ दिया। आई वॉन्टेड, एक्चुअली वो एज ऐसी थी कि हमारे आइडल्स बड़े डिफरेंट होते थे तब। इफ़ यू रिमेंबर साबातीनी एंड स्टेफी ग्राफ और बोरिस बेकर, और ये सब हमारे आइडल्स बहुत बड़ा बेकर फैन था, बूम बूम बेकर। मैं भी तो बेकर फैन। देन देयर वाज सो मेनी ऑफ देम। पीट सैम्परस, इफ यू रिमेंबर दैट हिस्टोरिक विंबलडन मैच जो 2 दिन चला था स्टीफान एडबर्ग और बोरिस बेकर के बीच में। जी, विंबलडन। हाँ, विंबलडन का जो मैच 2 दिन चला था, आई स्टिल रिमेंबर। तो हमारे आइडल्स बड़े डिफरेंट होते थे तब। वी वांटेड टू बी, यू नो, किरण बेदी को देखा तो वी वांटेड टू बी पुलिस ऑफिसर, सवातीनी को देखा, सेलिस को देखा और ग्राफ को देखा तो मन होता था कि टेनिस प्लेयर बन जाऊं। एंड आई वाज अ टॉल गर्ल एंड आई वाज एन एथलीट इन माय स्कूल। तो मेरे स्कूल में टेनिस नहीं था, हालांकि मेरा स्कूल सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली स्पोर्ट्स को बहुत वो करता है, एनकरेज करता है, लेकिन हमारे स्कूल में वो नहीं था टेनिस कोर्ट। और मेरे घर के सामने क्लब था, तालकटोरा क्लब टेनिस का, बट टेनिस के रैकेट्स ही इतने महंगे आते थे कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं अपने फादर को कहाँ से जिद करूँ कि मुझे टेनिस का एक रैकेट दिला दीजिए कि मेरी ट्रेनिंग करवा दें, क्योंकि थिएटर में बड़ी मुश्किल से तो घर का गुजारा होता था। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ थिएटर वालों को आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है। यही अगर मेरे फादर लंदन में या अमेरिका में होते या ब्रॉडवे के लिए प्ले कर रहे होते तो वो करोड़पति होते। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ आर्ट के, जो सच्चे आर्ट के फील्ड के लोग हैं, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो बड़े सपने देखे थे, तो वो बस वही है कि टेनिस प्लेयर नहीं बननी, लॉयर नहीं बन पाई, फलाना नहीं बन पाई, धमाका नहीं बन पाई, ये भी बन गई। मतलब बनना तो था नहीं, अब चल पड़े इधर, तो चलो भाई चलो देखते हैं कब तक चलते हैं। जो ट्रू थिएटर आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पैसे के बारे में कभी नहीं सोचते, वो इनफैक्ट शोहरत के बारे में भी नहीं सोचते। ये मैं जानता हूँ, मैंने देखे। और आपके पिताजी भी बिल्कुल वैसे ही थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जो अपब्रिंगिंग थी आपकी, माता जी की वजह से, पिताजी की वजह से, बहुत चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो आपको होल्ड बैक करना पड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से? बचपन में करना पड़ा था, जब तक मैंने खुद नहीं कमाया था, कमाना शुरू किया था। तो हाँ, पड़ोस में जैसे दिवाली के टाइम अक्सर दिल्ली में, और दिल्ली का तो आपको पता है बड़े शोशे वाला शहर है, तो होता था दिवाली पे सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं और हम वेट करते रहते थे भाई पापा जब तक घर को शाम को पैसे उनको कहीं से मिल ना जाए और लेकर ना आए। हमारे पटाखे भी नहीं आते थे। तो हाँ, अभाव वाली ज़िंदगी देखी, लेकिन बहुत कम समय तक देखी। और बचपन के अभाव जो है ना, वो बहुत छोटे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं कि आप वो अभाव भी भूल जाते हैं। मम्मी ने एक टी शर्ट ला के दे दी या पापा ने कुछ दिला दिया और आप इतने खुश हो जाते हो, आपको लगता है आपको दुनिया मिल गई। जो आप बाद में शायद अपने पैसों से खुद की मर्सिडीज़ भी खरीद लेते हैं तो वो खुशी नहीं मिलती। तो वो खुशी जो है वो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा वो अभाव है। अब मैं पलट के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो शायद एक जर्नी बहुत ज़रूरी है सबके जीवन के लिए, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में अप्रिशिएट कर सकें। कौन से मोमेंट्स आते हैं आपके बचपन के, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, टफ होंगे, नॉट सो टफ होंगे, क्या आते हैं आपके इस दिमाग में? मुझे बचपन के वो मोमेंट्स बड़े याद आते हैं जिसमें ज़्यादातर वो टिपिकल मिडिल क्लास मोमेंट्स हैं मेरे, जिसमें हमारी सारी फैमिली मिलके त्योहारों पर मिलना, मेरी मदर की साइड वाले, पापा के साथ रिहर्सल्स पे जाना, उनके साथ बड़े बड़े प्लेस देखना, बड़े बड़े एक्टर्स को परफॉर्म करते देखना, मेस्मराइज्ड उस वर्ल्ड में। तो मेरे पापा तब मुझे अकीरा कुरोसावा के फेस्टिवल को मुझे दिखाने लेके जाते थे, रोज़ एक फिल्म दिखाते थे मुझे। तो मैंने 7वीं
या 8वीं की मतलब उम्र में मैंने कुरोसावा का पूरा फेस्टिवल देख लिया था। तो ये कितने लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, आप ये सोचिए। तो ये जो मोमेंट्स हैं ये मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब मैं कभी कभी बोलती हूँ पापा आपने मुझे क्यों नहीं जोर दिया कि मुझे लॉयर खेलने का। अरे क्यों, जिसमें मेरा बच्चा खुश होना चाहिए, मेरे लिए वही मैटर करता है। तो बहुत ही जिसको कहते हैं ना, मेरी जो अपब्रिंगिंग कह लीजिए या फैमिली कह लीजिए, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब पहले होता था अरे कैसी है मेरी फैमिली, बड़े डिफरेंट है हम, सबके पापा छुट्टियों में शिमला लेके जाते हैं, हम तो यहीं रह जाते हैं। लेकिन अब जो है मैं उन सारी चीज़ों को याद करके बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरे फादर ने अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जी है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और उसके लिए उन्होंने कीमत भी चुकाई है। क्या कीमत थी? कीमत यही थी, उन्होंने कई बार अपने हाथों से अपनी हाथों की लिखी हुई स्क्रिप्ट्स फाड़ी हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट फाड़ी है, कितने प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए हैं अपनी कुछ शर्तों को लेकर। उनका अगर वो जिद है कि ये इस सीन ऐसे ही होना चाहिए जैसा लिखा हुआ है, या इसमें अगर किसी ने उनकी स्क्रिप्ट खरीदी, उनकी प्ले की स्क्रिप्ट खरीदी और कहा कि इसमें मैं एक्टर्स अपनी मर्जी से लेना चाहूँगा, या उनको एज अ डायरेक्टर लिया, बहुत बड़े यहाँ के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मेरे फादर को डायरेक्टर लिया अपनी, वो सीरियल बनाना चाहते थे मेरे फादर की कहानियों पे, बट मेरे फादर ने इंसिस्ट किया कि जिन्होंने ओरिजिनल में एक्टिंग की थी उन्हीं को लिया जाएगा। तब उन्होंने कहा नहीं मुझे स्टार्स लेने होंगे इसमें। मेरे फादर तब से स्टार सिस्टम के खिलाफ थे। उन्होंने कहा आप स्टार्स अगर लेने को कहेंगे तो जिसने अच्छे एक्टर्स को मौका कब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने वो सीरीज छोड़ दी। उस जमाने में आज से 40 साल पहले उनको 10,000 पर एपिसोड मिल रहा था, बट ही लेफ्ट इट and he never liked Bombay. He used to go back to Delhi because he used to love the theater scenario in Delhi. अभी भी वो बॉम्बे में है कि रहते तो बॉम्बे में ही है वो भी 30 साल से। मैंने तभी मकान खरीद लिया था, बॉम्बे में ही रहते हैं वो, लेकिन उनको दिल्ली ही याद आता है। तो जब देखो जैसे ही उनको प्ले करने बुलाया जाता है वो तुरंत भाग के दिल्ली जाते हैं। तो उनको दिल्ली बहुत प्यारा लगता है, दिल्ली या कोई भी, बॉम्बे को छोड़ के कोई भी शहर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सच है कि आपकी माता जी को बोला जाता था कि आप एज अ सिंगर स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकती हैं? हाँ, ये हुआ था। मेरे दादाजी की थिएटर कंपनी थी, पारसी थिएटर कंपनी, और मेरी मदर उसमें सिंगर थी, मदर सिंगर थी, और मेरी मौसी जिन्होंने बाद में NSD किया, वो दोनों उस पर परफॉर्म करती थी प्लेज में। और वो तो वहाँ पर मेरे पिताजी से जब उनकी मुलाकात हुई तो मेरे फादर जो है बहुत हीन भावना से ग्रस्त थे। उनको थिएटर से बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस ज़माने में थिएटर से जुड़ना अच्छा नहीं माना जाता था। ये मैं आपसे 40s में तो 48 में तो पापा पैदा हुए, 60s की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो उस ज़माने में अच्छा नहीं माना जाता था थिएटर से जुड़ना। तो मेरे फादर छुपाते थे, किसी को भी बताते नहीं थे कि उनके पिताजी प्रोड्यूसर हैं, कि उनके पिताजी कैसे आपको बताऊँ, मोबाइल थिएटर कंपनी, पारसी थिएटर कंपनी चलाते हैं। कभी पूरा MP, महाराष्ट्र और हर जगह थिएटर लेकर जाते थे वो। तो वहाँ पर मेरी मदर की मेरे फादर से मुलाकात हुई, और मम्मी बताती हैं कि फादर मेरे बहुत ही चुप, गंभीर और इस तरह के वो थे। तो वहाँ उनकी दोस्ती हुई या जैसे भी, तो उसके बाद शादी के बाद लेकिन फिर मेरे दादाजी ने कह दिया था कि भाई अब तुम कपूर ख़ानदान की बहू हो गई, अब तुम स्टेज पे पाँव नहीं रखोगी। तो मेरी मदर ने फिर, और मेरी मदर वॉज टू हैप्पी टू, क्योंकि वो कहती थी वैसे भी मेरे को अपनी कोई एम्बिशन थे नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो प्योर गृहिणी हैं लखनऊ की, तो उनको कोई शौक नहीं था कुछ जीवन में बनने का। वो कहते हमें तो माँ बनना था, हम बन गए। उनका ये कहना है। ये वैसी मेरी मदर है। तो आप कभी कंफ्यूज हो गई थी कि आपको क्यों अलाउ किया गया था एक्टिंग करने के लिए, जब आपकी माता जी को बोला गया था मत करो सिंगिंग, मत करो स्टेज पर? क्योंकि तब तक फिर ज़माना चेंज हो गया था। मैं मेरे पेरेंट्स की तीसरी संतान हूँ। मेरे 2 बड़े भाई थे जो दोनों ही गुजर गए, मैं तीसरी वो हूँ, और तब तक ज़माना भी बदल गया था। 78 में जब मैं पैदा हुई, हमारी जो दादाजी की थिएटर कंपनी तब तक ख़त्म हो गई थी। 78 तक आते आते तब तक दौर चेंज हो गया था, सिनेमा का दौर आ गया था। छोटे छोटे गांव शहरों में सिनेमा हॉल, घुमंतू सिनेमा हॉल, ठेले पे ले जाते हुए हॉल शुरू हो गए थे। तो मीडियम चेंज हो गया था एंटरटेनमेंट का, लोगों ने पारसी थिएटर देखना छोड़ दिया था। तो थिएटर के फटे हाल हो गए थे, इस तरह के थिएटर के। और तब तक मेरे फादर 73 में NSD आ गए थे, तो मेरे फादर के लिए भी दुनिया खुल गई थी NSD आने के बाद। जितना वो थिएटर के लिए उनकी हीन भावना थी, जितना वो थिएटर से नफरत करते थे, आप ये सोचिए, जो इंसान बताता नहीं था अपने दोस्तों को कि मेरे फादर थिएटर चलाते हैं, वो खुद NSD गया
और उन्होंने उनके दोस्त ने उनके लिए फॉर्म भरा था और 2 ऑप्शंस दिए थे मेरे फादर को। एक तो था पीडब्ल्यूडी में नौकरी लग रही थी और दूसरा ये था कि एनएसडी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू का फॉर्म निकला था। तो उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि, मेरी मदर का नाम तिशा है, तो उन्होंने पूछा कि तिशा ऐसी ऐसी, बच्चा हो गया था तब तक पहला। तो ये मेरी मदर की भी बड़ी ग्रेटनेस है। मेरा भाई जो था वो बीमार था और मेरे फादर ने आके पूछा कि तिशा मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तो मम्मी ने बोला कि मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्होंने पूछा मुझे इसमें भविष्य बताओ क्या है। तो फादर ने बोला कि मैं अगर पीडब्ल्यूडी की नौकरी ज्वाइन करता हूँ, ये है कि बड़ा बाबू बन जाऊँगा एक दिन, मकान हो जाएगा, स्कूटर हो जाएगा ये। और बोली इसमें अगर एनएसडी जाए तो बोले इसमें आकाश सीमा है, कोई मतलब सीमा नहीं है, ये इनफाइनाइट है। तो उस समय आप सोचिए 73 में मेरी माँ ने बोला तुम एनएसडी करो, और मेरी माँ ने एनएसडी किया और अपने मायके रही 3 साल, जब तक मेरे फादर दिल्ली में एनएसडी करे। मेरी मदर लखनऊ में थी अपने मायके में, और मेरे फादर एनएसडी गए और अपने दोस्त को वो वादा करके गए थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हें एनएसडी करना चाहिए, कि एनएसडी में मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ से जो यहाँ का सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़ा जो भी खिताब होगा मैं वो लेकर निकलूँगा। और मेरे फादर गोल्ड मेडल लेकर निकले एनएसडी से। मतलब व्हाट अ जर्नी। जिस दिन इंटरव्यू देने गए थे उनकी चप्पल टूटी हुई थी, बारिश हो रही थी, मतलब फिल्मी सीन्स हैं ये सारे मेरे। मतलब अगर मैं किताब लिखूँ तो आप कहेंगे एग्जैजरेशंस हैं, बट सच में ये हुआ है उनके साथ। उनको डाकू उठा के ले गए थे 50 दिन, जो बाद में एक्सपीरियंस उनका कहाँ काम आया, बैंडिट क्वीन लिखने में। उन्होंने एक्चुअली 50 दिन डाकुओं में बिताए। उन्होंने ऐसे पुलिस की और डाकुओं की फायरिंग ऐसे देखी है, उनकी लैंग्वेज जानी है, उनकी मतलब उनके साथ जिंदगी जी है 50 दिन। आप तब पैदा हुई थी जब? नहीं, पापा 10th में थे। ग्वालियर या शिवपुरी के पास से उठा लिया गया था उनको, 10th में थे। उसमें एक पापा भी थे और लास्ट में ये हालत हो गई थी, उसको आप स्टॉकहोम सिंड्रोम सब समझ में आता है कि मेरे फादर जब छूट रहे थे रैंसम देने के बाद, तो माधव सिंह भी रो रहे थे और मेरे फादर भी रो रहे थे क्योंकि ऐसा बॉन्ड हो गया था आपस में दोनों का। वो रात को बैठ के पापा को बोलते थे चल रंजीत गाने सुना, पापा उनके लिए खाना भी बनाते थे, गाने भी सुनाते थे। और वो लोग तब के जो डाकू होते थे ना, वो बड़े प्रिंसिपल डाकू होते थे। वो बड़े वो उनके जो होते ना उसूल और आदर्श वाले लोग होते थे वो। तो क्या जर्नी रही है, इतने रंगीन जिंदगी रही है। और वो कहाँ का एक्सपीरियंस देखिए बैंडिट क्वीन लिखने में काम आया। आपने मुझसे भी कहा कि आपके दोनों भाई गुजर गए थे, राइट? क्या हुआ था उनके साथ? मेरे जो बड़े छोड़ दीजिए, वो थोड़ा सा टफ है मेरे लिए उस पर बात करना। आई अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट। तो जब आप तारा आई हैं, देवयानी कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गया, उस समय हिस्टेरिया क्या था? माने जहां पे भी आप जाती थी तो लोग बोलते अरे ये तो देवयानी आ गई, वो सब होने लग गया। हाँ वो था। और जिसको आप कह सकते हैं कि हम लोगों से पहले, मतलब मैंने अगर किसी को फेमस और वो देखा था तो रामायण और महाभारत, वो हम लोगों ने उन लोगों की स्टारडम और वो देखी थी कि सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता है। और जी टीवी तब नया प्राइवेट चैनल आया था, तो हम खुद उसको दर्शक के तौर पर देखते थे एंड आई एम नाउ अ पार्ट ऑफ इट। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ अब लोग पहचान रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था और एक पॉइंट पे बहुत अच्छा लगने का लगा और एक पॉइंट पे चिढ़ भी होने लगी कि मतलब पता नहीं, आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट और आई वॉज टू यंग फॉर इट। तो आफ्टर वन पॉइंट आई सेड कि हाँ मतलब ठीक है, अब आई एम मोर देन दैट, आई एम, लाइफ शुड बी बियॉन्ड इट। मतलब I don't know what I'm saying, if I'm I'm making sense. Also, कभी कभार ये भी होता है कि यंग एज में इतना फेम देखना, कभी कभार आप क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील करते हो, आपको लगता है कि यार मुझे रहने दो। हाँ बिल्कुल मुझे वक्त बिताना अपने साथ, शायद अपने दोस्तों के साथ, नॉर्मल लाइफ जो कहते हैं ना। करेक्ट। दोस्तों के मामलों में जरा मैं बहुत वो हूँ, सेलेक्टिव। दोस्ती वगैरह नहीं है मेरी ज़्यादातर। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। अभी या उस वक्त? नहीं, शुरू से आई हैड अ वेरी, जिसको कहते हैं ना गिनती पर है मेरे एक आध दोस्त जो है। और तब आप देखिए हमारी फील्ड में क्या एक्विंटेंसेस होते हैं, कलीग्स होते हैं, दोस्ती बहुत कम होती है। और जिनसे एक बार हो जाती है तो फिर मैं वो हमेशा कहती हूँ कि वो 7 साल का अगर वो इच क्रॉस कर जाए तो दोस्ती है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप शो साथ में कर रहे हैं, आप रोज मिल रहे हैं, तो आप अक्विंटेंस हैं जिसको आप दोस्ती समझ लेते हैं, वो दरअसल दोस्ती नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो शो खत्म होता है यू मूव ऑन टू डू समथिंग एल्स, द अदर पर्सन मूव्स ऑन टू डू समथिंग एल्स, और वो कनेक्शन टूट जाते हैं, जो अक्सर मेरे साथ तो होता है। रियलाइजेशन है आपका जी, जो अक्विंटेंसेस वाला हाँ। है, लोगों को सदियां लग जाती है फिगर करने के लिए। जैसे हम मूवी प्रमोशन वाले इंटरव्यू करते हैं या चैट्स करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, वी बिकम सच गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस फिल्म, पर आपको अंदर ही अंदर मालूम है कि ये लोग प्रमोशन खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ये लोग अलग अलग रास्ते जाएंगे। बिल्कुल। उस वक्त भी जब आप 16-17 साल की थी, आपको ये समझ था कि ये जो एक्टर्स हैं मेरे साथ वो अक्वेंटेंसेस है और असल दोस्त नहीं है? हाँ, हो गया था, और उसके पीछे एक रीज़न है। उसी शो में एक वाक़या ऐसा हुआ था एक्चुअली। मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत ही आइडियलिस्टिक कैरेक्टर दिखाया था देवयानी का, और कहीं ना कहीं मैं उसको अपने आप से इतना रिलेटेबल था मेरे लिए वो कैरेक्टर कि उसके अंदर एक एंगर भी भरा हुआ है और एक अपने फादर को लेके सिंपैथी भी है, और बड़ी सारी चीज़ें बहुत मैं रिलेट करती थी उससे, तो बहुत करीब था मेरे लिए, वो मेरे लिए पहला वो कैरेक्टर था, तो जान से प्यारा हो गया था। तो एक पॉइंट पे आकर शायद चैनल के दबाव से या कुछ, उनको कहानी में ट्विस्ट ऐसा लाना था कि देवयानी के कैरेक्टर को इनको कुछ मजबूरी में कुछ ऐसी चीज़ करवानी, इमोरलिस्टिक उसको चीज़ करनी पड़ गई थी। शी हैड टू हैव अ रिलेशनशिप विद हर बॉस, जो बेसिकली गंदा आदमी था, तो उसमें दिखाया कि वो फाइनली गिव इन कर देती है, जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि मेरा ये एक मानना था कि मैं तो ऐसा करूँगी ही नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। बात यहाँ तक पहुँच गई कि रमन जी ने फिर बोला कि वो घर पर आए, उन्होंने पापा को भी एक्सप्लेन किया। मैंने कहा ये तो हत्या हो जाएगी इस किरदार की, जो मैंने इतने साल जिया है, जो लोगों को इतना पसंद आया है, क्योंकि ये बहुत अड़ियल है, ये मिट जाएगी लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करेगी, तो ख़त्म हो जाएगा कैरेक्टर। तो पापा को समझाया उन्होंने, मुझे भी समझाया, पर मैं ज़िद पे अड़ी रही, और मैंने कहा मैं शूट नहीं करूँगी ये सीक्वेंस। और उसके बाद में मुझे अभी भी याद है कि लोटस पेट्रोल पंप नया नया बना था, तो और मैं वहाँ पे पेट्रोल भरवा रही थी अपनी गाड़ी पे, वहाँ मुझे अनुराग मिला, अनुराग बासु, ही वॉज रमन जीज असिस्टेंट। तो हम लोग वही जिसको दोस्त कह लीजिए, लेकिन हम सब साथ में उठना बैठना खाना पीना होता। तो वो मुझे मिला, कहने लगा अरे तू कहाँ है, तू 2 दिन से 3 दिन से शूट नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं यार, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, वो कैरेक्टर की हत्या हो जाएगी। गुस्सा, तेरे को एक बात बोलूँ मैं, वो तेरे को रिप्लेस कर रहे हैं, वो किसी और को ला रहे हैं तेरी जगह, तूने बनाया कैरेक्टर पूरा, इतनी मेहनत की, तो काहे को एक सीन के पीछे ऐसे फंसी हुई है। लेट द कैरेक्टर बी द कैरेक्टर ना, वाई तू ऐसे क्यों सोच रही कि तू है। उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि दे आर रिप्लेसिंग यू, दे आर प्रोबेबली गेटिंग समबडी एल्स। आई डोंट नो इफ इट वाज अ मैसेज और ही एक्चुअली मेंट इट और ही वाज सपोज टू टेल मी दिस, आई डोंट नो एनीथिंग, बट समथिंग जस्ट होता है ना दिमाग में मेरे, समथिंग went right or went wrong when I went home. I said when they who have created this character, ये तो उनका बेबी है ना, जो जिसने लिखा है कैरेक्टर, जिसने कंसीव किया, जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं है and they are ready to replace a person who has been playing this character for 3.5 years, who has given their मतलब who has given her sweat and blood to the character, दिन रात मैंने मेहनत करके, जब उनको नहीं इस टेंशन है तो मैं क्यों इतना इमोशनल हो रही हूँ। उस दिन मैंने अपने आप को काटना शुरू कर लिया। हम क्या होता है, हम बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं ना चीज़ों से, बहुत अपना समझने लगते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, अरे ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे दिल का बंदा है, ये फलाना। उस दिन मुझे सबक मिल गया था लाइफ का, अच्छा बड़ी जल्दी मिल गया। आई वॉज अराउंड 18 दैट टाइम, तारा चल रहा था तब की बात। बस वो सबक मेरे लिए काफ़ी था। मैंने कहा भाई यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कुछ नहीं, आई विल बी अ प्रोफेशनल, मैं सीन करूँगी, मैं थोड़ी हूँ, ये मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, ये तो कैरेक्टर है, ठीक है आपको जो करना करिए। पर आप इमोशनली कनेक्टेड हो गई थी देवयानी से। एग्जैक्टली। आपको वो डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा था कि ग्रूशा ये है, हाँ, देवयानी ये, correct, आपको लगा कि मेरे साथ हो रहा है। बट दैट्स अ वेरी वेरी हार्ड लेसन टू लर्न इतने कम उम्र में, क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो रही थी अपने कैरेक्टर्स के साथ। Correct. और आपने रियलाइज किया अब से ये मैं कैरेक्टर हूं, वो खत्म हुआ, आई एम आउट, आई एम ऑफ। अब यू से कट, आई एम ऑफ, आई एम लिटरली स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ एक्टर। तो जब ये कॉन्वर्सेशन हुआ अनुराग के साथ, आपने रमन जी को फोन किया और बोला उनको कि आपको मालूम है कि आप रिप्लेस हो रही हैं, कि आपने बस बोला मैं आ रही हूं?
नहीं, मैंने बोला सर आप जो कर रहे हैं ना आप करिए, मैं करूँगी। हर्ट हो रहा था वो फोन कॉल करने में? अब याद नहीं, लेकिन तब हुआ होगा। लेकिन शायद मैंने अपने आप को कहीं ना मैंने कहा ये हार और जीत की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल होने की बात है। यहाँ मैं वो गलतियां नहीं करूंगी जो मेरे फादर ने की, इमोशनल होकर। तो मैं इमोशनल हूं, पर आई नो व्हेन टू स्टॉप। आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, विच माई फादर इज नॉट। And because I have seen my father suffering and struggling and being hurt, so that is what has taught me to be, I'm a tough nut to crack. नवनीत निशांत, अमिता नांगिया, नेहा, रमन जी, ये सब क्या परिवार बन गए थे कि नहीं? हाँ बिल्कुल बन गए थे। और स्पेशली नवनीत को मैं पहले से जानती थी क्योंकि वो NSD से हैं। तो मेरे फादर ने 3rd ईयर के साथ प्ले किया था, तो उसमें नवनीत ने एक्टिंग भी की थी और उन्होंने कॉस्ट्यूम भी की थी उसमें, तो मैंने देखा था उनका परफॉर्मेंस भी। तो नवनीत को मैं पहले से जानती थी। और बाकी सब तो NSD से थे उसमें। रत्ना जी NSD से, राजा बुंदेला NSD से, आलोकनाथ NSD, सुष्मिता मुखर्जी NSD, मतलब आप नाम लीजिए और आधा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तारा के सेट पर होता था। तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत वो कुछ आपस में जिसकी जो इक्वेशन थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत प्यार से सब रखते थे। और नवनीत ने तो मुझे कितनी सारी टिप्स दी थी, मेकअप सिखाया था, वो बड़ी इंप्रेस होती थी। जब मेरे शुरू में सीन्स हुए थे तो नवनीत के साथ मेरा सीन नहीं हुआ था तब तक, तो बाकियों के साथ सीन हुए थे। तो सबका वो यूनिट का भी एक रहता है ना कि अच्छा यहाँ तक तो ये लड़की कर गई, अब देखते हैं तारा के साथ जब सीन होता है तो क्या करती है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और मेरे लिए जब नवनीत के साथ जिस दिन सीन था मैंने किया और इतना अच्छा किया, नवनीत बोली इसको लड़की को, पंजाबी में बोला था उसने, लाइना कितनी जल्दी याद हो जाती है ना। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक अ किड ऑन सेट। किरण जी वॉज ऑल्सो देयर, आई थिंक किरण जी इज ब्रदर, किरण कुमार उनके ब्रदर भी थे। बहुत सारे, बहुत रमन जी का जो स्पेशली लंच टाइम जो होता था तो खाना जो आता था, एक बड़ी कॉमरेडरी थी तब, सच में फैमिली की तरह माहौल होता था। और क्या होता, डेली नहीं होता था ना, वीकली होता था। तो सबके पास एक दूसरे के लिए वक्त था, सुकून था, सेट पे बातचीत होती थी, लोग एंजॉय करते थे। और बताओ वहाँ किस्से होते थे, वहाँ के एनेक्डोट्स, ये वो। अब तो सब मशीन बने हुए हैं क्योंकि डेली है, छापना है आपको। वो दौर गया टीवी का, जो गोल्डन पीरियड था ना, जब कंटेंट बनता था और इतने अच्छे लोग जुड़ते थे उससे। आप देखिए ना कैसे कैसे लोग तब जुड़ते थे। गुलजार साहब हो गए, श्याम बेनेगल हो गए, कितने बड़े बड़े लोग, रामानंद सागर हो गए, आपके गोविंद निहलानी साहब हो गए, ऐसे ऐसे लोग टीवी बनाते थे तब। अब टीवी क्या हो गया है टीवी। और मुझे तो स्पेशली इससे तकलीफ होती क्योंकि मैंने टीवी का वो गोल्डन पीरियड देखा है, एज एन ऑडियंस भी और एज एन एक्टर भी। अब मुझे टीवी देख के बड़ी तकलीफ होती है। खैर मैंने टीवी देखा ही नहीं है पिछले 7-8 सालों में। क्यों नहीं देखा आपने? मन ही नहीं होता। मैंने तो अपना काम नहीं देखा। लास्ट शो आई डिड वो सिया के राम, मैंने वो भी नहीं देखा। बीच बात में कोई वो इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल देता है तो उसमें देख लेती हूँ, कहती हूँ मैं कहती हूँ अच्छा क्योंकि किया आप था टीवी के मैंने। कंटेंट से खुश नहीं है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। रिग्रेसिव लगता है आपको? बिल्कुल है, हर तरह से है। और उसके पीछे कारण जो है ना, वो उसके पीछे कारण सिर्फ हमारे राइटर्स या चैनल वालों का दोष नहीं है। एक्चुअली ये जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस भी चेंज हुई ना, पहले टीवी एक आध घरों में होता था, अगर आपको याद हो। अगर बिल्डिंग में 10 घर है तो मुश्किल से एक घर में टीवी होता था, जिनके घर पे हम लोग सब जाकर बैठ के रामायण या स्पाइडरमैन या वो देखते थे। मैं उन लकी लोगों में से हूँ क्योंकि मेरे फादर खुद फिल्में देखना पसंद करते थे। तो हमारे यहाँ टीवी, जैसे ही मेरे फादर ने एक सीरियल बनाया था पुरवाई करके, फिर अमीर खुसरो भी बनाया, बहुत सारे सीरियल्स बनाए थे, तो पापा ने सबसे पहले उसकी पेमेंट से टीवी और VCR खरीदा था। तो टीवी हमारे यहाँ शुरू से था। तो मैंने बचपन में जो टीवी जिसको हम देख देख के बड़े हुए हैं, चाहे उसका वो 13 पन्ने और क्या बोलते हैं मालगुडी डेज हैं, रामायण, स्पाइडरमैन, कैसे 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 शो, यहाँ तक कि कृषि दर्शन भी देख लेते थे हम लोग। तो चित्रहार, ऐसी ऐसी चीजें देखते थे, इतना मजा आता था। अभी तो आप सेंटी कर रही हैं मुझे यार, मेरा पूरा बचपन मेरे सामने आ रहा है अभी। अरे मैं आई एम एन ओल्ड सोल, मुझे तो आप नॉस्टैल्जिया रहता है हमेशा। मैं आई मीन ऑलवेज अ नॉस्टैल्जिक फ्रेम ऑफ माइंड। तो वो सारे शोज जब मुझे याद आते हैं, उसमें एक नूपुर शो आता था हेमा जी का, याद है आपको? ऑफ कोर्स। कहाँ लंदन में तब शूटिंग हुई थी, और हम लंदन देख रहे हैं टीवी पर, और इतनी अच्छी कहानियां आती थी, 13 पन्ने। और एक और सागर करके कोई शो आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें अलग अलग कहानियां होती थी।
तो इतना अच्छा उसमें लिटरेरी कंटेंट होता था। प्रेमचंद की कहानियाँ होती थी, फणीशनाथ रेणु की कहानियाँ होती थी, किस मतलब चेखव की कहानियाँ होती थी। मेरे फादर ने सीरियल बनाया हुआ है चेखव की दुनिया, जिसमें एंटन चेखव की कहानियाँ हैं सारी। टॉल्स्टॉय की कहानी होती थी, ऐसा कंटेंट। और अब कहाँ टॉल्स्टॉय, कहाँ चेखव, कहाँ प्रेमचंद, कहाँ रेणु, और आज हम क्या देख रहे हैं? क्या बन गया हमारा टीवी? उसका कारण ये भी है कि अब टीवी घर घर में, और टीवी पे देखने वाले कंटेंट देखने वाले लोग बदल गए। पहले ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के घर में टीवी होता था, इसलिए कंटेंट उनको सोचकर बनाया जाता था। अब आप देखिए तो हर घर में टीवी, और ज़्यादातर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के घर में आपको टीवी नहीं मिलेगा अब। नवनीत निशांत को अब नापसंद करती थी स्क्रीन पर, स्टेप मदर, उनके अगेंस्ट थी, हेट करती थी। और उस वक्त लोगों को समझ नहीं आता था कि ये देखो ये स्क्रीन के लिए है। तो जब आप ऑफ स्क्रीन घूमने कहीं जाती थी, लोगों को लगता था कि यार ये तो तारा को हेट करती है, और आपको हेट मिला उस वजह से? हाँ हाँ, बहुत। मेरा नाम ग्रूषा कपूर से गुस्सा कपूर रख दिया था और सबको लगता था मैं ऐसी ही हूँ। और मतलब जो जिसका मन करे, अरे ये तो ऐसी हैं, इन्होंने वहाँ किसी को सुना दिया, कुछ 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 भी खबर आ जाती थी, कुछ भी छाप देते थे। तो मुझे तब विंता जी ने बड़ी अच्छी, बेबू जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, तू टेंशन मत लिया कर, एज लॉन्ग एज यूर इन द न्यूज़ इट्स फाइन, तू स्ट्रेस मत ले बस। क्या न्यूज़ था? कुछ भी, मतलब उनसे झगड़ा हो गया एंड शी जस्ट वॉकड आउट, समथिंग आई डोंट इवन रिमेंबर, सम स्टूपिड crap, you know, हमारे rumors about you and Navneet fighting वो भी आते थे? नहीं, मेरे और उनके नहीं, लेकिन किसी और के साथ में झगड़ा हो गया, ग्रूषा सेट छोड़ के चली गई, और अरे आई हैव नेवर डन दैट इन माय होल लाइफ, आई विल नेवर डू दैट एवर। बट मतलब ऐसी ऐसी चीजें कुछ भी छाप देते थे। तो अब मुझे लगता है बड़े इनोसेंट दौर था वो भी ना। अब का पेपराजी देखिए आप, और तब का देखिए, कुछ भी नहीं था मतलब उस हिसाब से तो नहीं। और उस जमाने में जो लिखा जाता था वो आपके ट्रू स्टारडम या स्किल्स पे लिखा जाता था। करेक्ट। अब तो पेमेंट देके सब लिख देते हैं। तो पैसे देकर एयरपोर्ट बुला लीजिए, मुंडन पे बुला लीजिए, जिम के बाहर बुला लीजिए, हर जगह वो एक पीआर जो उनका पूरा सिस्टम चल रहा होता है, उन बेचारों को बुलाया जाता है। कुछ लोग बुलाए जाते हैं पैसे देकर, और कुछ लोगों को पैसे मिलते हैं उनको खींच के फोटोग्राफ्स भेजने के। तो बड़ी सिचुएशन चेंज सी हो गई है अब। आपने कहा कि जब इतना फेम आया आप इरिटेटेड भी होने लगी। इरिटेटेड क्यों? क्योंकि वाकई में लोग जहां पे भी आप जाती थी, लोग आपसे मिलते थे और वो हैंडल नहीं कर पाती थी। व्हाट वाज द इरिटेशन अबाउट? द इरिटेशन वाज अबाउट दैट आई वाज वर्किंग टू मच। रमन जी के ट्वाइस अ वीक हो गया था तारा। देन आई वाज डूइंग रमन जी की 2 और शोज, एक शतरंज, एक और उनका एक शो था, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम। आई वाज देयर इन हाउस एक्टर। फ्रॉम दिस सेट आई वाज सेंट टू अनदर सेट, फ्रॉम दैट सेट आई यूज्ड टू बी सेंट टू अनदर सेट। तो आई वाज लाइक चक्कर घिन्नी की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर। एंड ऑन द अदर हैंड आई वाज डूइंग शोज आउटसाइड ऑल्सो with outside other producers also. So there was a time that I started feeling exhausted. Probably when you start working early, ये जल्दी हो भी जाता है आपके साथ। बर्नआउट कहते हैं। Burnout, and I was like, what am I doing? I was supposed to go back in a week. What am I doing? और मैं कई बार बेबू जी को बोलती थी, बेबू जी मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। एंड शी यूज्ड टू गेट फ्लस्टर्ड किया कि वापस जाने की बात कर रही, तो फिर मुझे बिजी कर देती थी किसी, नहीं आई एम पुटिंग यू इन दैट, वो कर ले, उसमें वो वाला करना है, मतलब कि इसको ऑक्यूपाइड रखो बस किसी तरह। एंड शी यूज्ड टू काउंसल मी, और ये, और मुझे होता था ये मतलब इट्स जस्ट सकिंग मी, एवरीथिंग इज जस्ट, आई डोंट वांट टू वर्क सो मच। मुझे नहीं करना इतना काम। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस सच में बर्नआउट वाली सिचुएशन हो रही थी, मुझको मज़ा नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ को करने में। तो जब मज़ा नहीं आ रहा था तो आप क्या कर रही थी? आपने डिसाइड किया कि अब मैं बैक सीट लूंगी या काम ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करूंगी? नहीं, मैं तो रमन जी के कैंप की थी तब। रमन जी के सारे सीरियल बंद हो गए थे अचानक। 5-6 शोज उनके जी के साथ, जो जी के नए जो भी प्रोग्रामिंग हेड आए थे क्या कुछ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट 5 शोज एक साथ किसी प्रोड्यूसर के सोचिए आप बंद हो जाएं। एवरीथिंग जस्ट शट डाउन and we all were forced to take a break, but thankfully I was working outside. लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि तब इतने खर्चे भी नहीं होते थे। अगर आप कुछ नहीं भी करते थे 3-3 4-4 महीने तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज़माना सस्ता था, खर्चे थे नहीं,
आराम से कट जाती थी लाइफ। अब मुझे अब ऐसा लगता है कि टीवी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बीच में अगर आपका 6 महीने का भी ब्रेक आ जाए, साला आप घर कैसे चलाओगे, आप ये सोचने लगते हो। तब ये सारी सिचुएशंस नहीं थी। नहीं, वो इसलिए भी होता है कि आज के एक्टर्स जो है जिनके पास शायद इतना पैसा होता भी नहीं है, जानबूझ के बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, Exactly. प्रेशर डालते हैं अपने हाँ। ऊपर, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो उनको समझ नहीं आता कि लोन के पैसे कैसे Exactly. चुकाएं। आप ये सब होता है BMW ना। ले लेते हो, आप 3 बेडरूम हॉल ले लेते हो, तो फिर इतना आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप ना चाहते हुए भी आपको पता नहीं है आप स्लेव बने हुए हो। आपकी फ्रीडम जो है वो टोटली खत्म हो चुकी है। और मेरे लिए मेरी फ्रीडम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं। अगर मेरा मन नहीं है कोई चीज़ करने का और मुझे वो मजबूरी में करनी पड़ रही है, तो उससे बेहतर मैं समझती हूँ मैं मर जाऊँ। आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। तो मुझे ये होता है कि अगर मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करना पड़ रहा है, देन इट्स नॉट माई पैशन, मेरा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर, वो मेरी मजबूरी, जिससे मैं बहुत बचती हूँ। और वही रीज़न है कि मैं आज 7 साल से टेलीविज़न नहीं कर रही हूँ और मैं आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्टेट, बिकॉज मैंने अपने ऊपर इस तरह की कोई मजबूरी नहीं रखी। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। विंता दी आई थी मेरे पास कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझसे बातचीत की थी, उन्होंने मुझे कारण नहीं बताया था कि ये शोज बंद हो गई थी। पर जब तारा सडनली बंद हो गया था, आप अफेक्ट हुई थी? Of course, everybody was affected. Everybody, whoever was associated with the show, we all were shocked. We all didn't know. See, there were so many people employed with Track Cinema. It was an ecosystem. एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा था। आप एक शो से देखिए कुछ 100 लोगों को काम मिलता है। 5 शो चल रहे हो किसी डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, तो एक तरह से 300-400 लोग अफेक्ट हुए उस सब A to Z। मतलब हमारे ये सब हम लोगों के साथ, हमारी सबकी साथ में शुरुआत हुई है। बीट मतलब विंता जी के साथ में, चाहे वो नवनीत हो, चाहे जितने भी एक्टर्स हों, अनुराग हो, चाहे आनंद राय हो, आनंद राय वाज रमन जी चीफ, सब हम लोग सब अफेक्ट हुए थे बुरी तरह से। और सबको टाइम लगा रिकवर होने में, लेकिन फिर वही होता है ना, देन यू हैव टू ओपन योर विंग्स एंड ट्राई अदर एवेन्यूज। लेकिन टचवुड, फॉर्चुनेटली आई हैव बिन वेरी लकी काम के मामले में। मुझे कभी भी मैंने जब भी कोई ब्रेक लिया अपनी मर्जी से लिया है, मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेना पड़ा है। ये एक ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। तभी शायद आज देखिए 30 साल हो गए मुझे, और मैं अपनी मर्जी का काम कर रही हूँ आज तक। मैं मतलब कभी मुझे ये नहीं होता कि मैं वो शो पकड़ लूँ, अभी बीच में फिल्म नहीं मिल रही है तो मैं ये पकड़ लूँ। नहीं, आपको यू हैव टू वेट फॉर द गुड थिंग्स, यू हैव टू, कहीं ना कहीं आपको भी तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। तो मैंने टीवी, जब सिया के राम लास्ट मेरा टीवी का शो था, उसके बाद जैसी वेब शुरू हुआ, मुझे वेब में काम मिलने लग गया। फिल्म्स में अचानक मुझे फिल्म्स बैठे बैठे घर में, जिसको कहते हैं ना लिटरली झोली में गिरना, एंड आई एम लाइक नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना, मुझे इतने पैसे दो मैं तभी करूंगी। और सामने वाला फोन करके कह रहा है अच्छा मैम ठीक है हम करते हैं, आप कर लीजिए प्लीज। और मैं कह रही हूँ OTT होता क्या है क्या? कौन देखेगा मोबाइल पे, फोन पे, क्या है ये? लिटरली आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन, आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब हु इज गोना वॉच ऑन मोबाइल? कौन देखता है ये सब? गेम्स खेलना ठीक है, बट पिक्चर थोड़ी देखता है कोई इस पे। ये 2017 की बात कर रही हूँ मैं आपसे, when I was offered Z5 का लॉन्चिंग शो, करणजीत कौर, सनी लियोनी की लाइफ पे जो बना था। अब उनकी माता जी प्ले करती है हाँ, उसमें। 3 सीजन, और उसमें बचपन से लेके सनी के एक्चुअल सनी की एज तक का मेरा कैरेक्टर था। When they called me for that, you won't believe, Siddharth, I'm such a cartoon.
व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर दैट, तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो बोले मैम ऐसा ऐसा हम शो बना रहे हैं करणजीत कौर सनी की लाइफ पर। मेरे तो कान से गर्म हो गए, खून आने लगा एकदम। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की ऐसे सब्जेक्ट के लिए? उन्होंने कहा नहीं मैम आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी लाइफ पर बन रही है तो हम आपको उनकी मदर लेना चाहते हैं। मैंने कहा पहली बात तो सनी और मेरी एज में उतना वो नहीं है, हाल मुझे कभी वैसे मदर करने से कभी कोई थिएटर एक्टर को कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरा बायस देखिए कि मैंने भी मन में से सोचा कि पता नहीं क्या पता उनकी मदर ने उनको फोर्स किया जो भी वो बनी बाद में जाकर। तो मैं इतना डरी हुई थी, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगी। फिर उनका फ़ोन आया, अच्छा मैम आप मत करिए, आप बस एक बार मिल लीजिए, डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जब मुझे करना नहीं है तो मिल के क्या कर लेंगे। बोले अच्छा आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा आप मना कर दीजिएगा उनको, बस आप एक बार मिल लो जाकर उनसे। तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा संयुक्ता जी आप मेरे साथ चलेंगी कल, वो ऐसे ऐसे मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो बोली हाँ डोंट वरी आई विल कम विद यू। तो मैं डरते डरते गई और मैंने सोचा ऐसा डिंजी सा कुछ ऐसा जॉइंट होगा जहाँ जैसे वो फिल्मी हम लोगों ने देखे है ना, माय गॉड। तो वहाँ दिन में शराबें फैली होंगी और क्या 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 इमेजिनेशन है मेरी वाइल्ड, ऐसे लोग होंगे वैसे लोग होंगे, रंजीत टाइप कोई कैरेक्टर बैठा होगा यू नो उस तरह का। मैं जब गई उनके ऑफिस और मैंने देखा आदित्य दत्त और उनकी पूरी टीम वहाँ पर मुझे मिले, इतने प्यारे लोग, वो ज़मीन पे बैठा हुआ, वो वहाँ पे ऐसे बैठे और आती मैम आइए आइए मैंने कहा यार तो बड़े शरीफ लग रहे हैं, ये तो बड़े अच्छे ढंग के लोग लग रहे हैं। फिर वहाँ से बातचीत शुरू हुई, बोले मैम ऐसा ऐसा है और ये। मैंने कहा देखिए मेरा रिजर्वेशन है, मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में उनकी मदर का क्या रोल था, क्या वो था। बोले नहीं नहीं मैम आपको हम पूरी नरेशन देते हैं, आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। उनको तो पता भी नहीं था व्हाट्स अ प्रोफेशन। तब जाके हमारी एक आइस ब्रेक हुई, तब जाके मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं ये। और मैंने कहा ये किस पर आएगा? तो उन्होंने बोला मैम Z5 करके एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, OTT लॉन्च हो रहा है। कहा OTT क्या होता है? बिल्कुल इट वाज अ न्यू मीडियम फॉर मी कम्प्लीटली। तो फिर मैम ऐसे मोबाइल पे एंड टीवी पर वो नेटफ्लिक्स पता था बिकॉज ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, बस उतना पता था। अमेजोन भी नहीं था तब, कुछ भी नहीं था। तो Z was the first OTT। कमाल है, मेरे लिए Z TV was the first और and Z5 Z5 was the first. Z has some kind of a connection with me. So finally I did that show. We did 3 seasons and मतलब hands down this has been one of the toughest roles I've ever done in my life. I play an alcoholic because her mother became an alcoholic because of circumstances, because of everything, and what kind of an appreciation I got for it. We shot in South Africa, जो फिल्म सिटी के स्टूडियो से हमको जाने का मौका नहीं मिलता है टीवी एक्टर को बेचारों को। 60 दिन साउथ अफ्रीका में शूट करी केप टाउन में। उसके बाद सेकंड सीजन तो आप देखोगे तो लगेगा कि मेरे लिए बनाया है। थर्ड सीजन में थोड़े से ही एपिसोड से, बिकॉज ऑफ वंस द मदर डाइज दे थॉट, द चैनल ऑल्सो थॉट कि पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इमोशनल एंगल था, वही खत्म हो गया। तो उसके बाद सीजन ही नहीं बना। उसके बाद आई वांट टू गेट बैक टू दैट इनिशियल फेज वंस अगेन। क्या आप आलोक जी के साथ भी क्लोज थी, आलोकनाथ जी के साथ? हाँ जी बिल्कुल, ही वॉज माई फादर इन द शो। तो ये जो विंता जी और आलोक जी के बीच में हो रहा था, आपने देखा, आपने नहीं, ये मेरे सामने की बात नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बाद में हुआ है। उस दौरान कुछ भी नहीं, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। आलोक जी की जो वाइफ हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो कॉस्ट्यूम्स करती थी हमारे शो की। और आलोक जी, विंता मैम, उनकी वाइफ रमन जी, ये सब बहुत क्लोज दोस्त थे सब लोग। तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऑब्वियसली मैं एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि मैंने तो कभी तब कोई ऐसी ना कोई ऑडनेस, कोई ऑड उनके बीच में कोई चीज़ें देखी ना, मैंने कोई इस तरह की बदतमीजियाँ देखी, कुछ भी नहीं। ये बाद का किस्सा है। जो कुछ भी हुआ ये काफ़ी बाद में हुआ, जो मुझे भी मतलब बड़ा शौक लगा बाद में जब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आलोक जी आपके साथ कैसे थे? बहुत प्यारे, मेरे फादर से, वो मेरी मौसी और मेरे चाचा के बैचमेट हैं। अन्नू चाचा, आलोकनाथ, मेरी मौसी, मौसा, ये सब बैचमेट्स हैं। तो आलोक अंकल वाज एब्सोल्युटली, मतलब ही इज लाइक माय फैमिली। आई एम टेलिंग यू ना, बिकॉज ऑफ NSD एंड बिकॉज ऑफ माय फादर,
99% मेरे लिए चीज़ें हैव बीन टचवुड वेरी स्मूथ इन लाइफ, बिहेवियर वाइज मैं कह रही हूँ कि मतलब कभी भी किसी के साथ मेरी कोई बदतमीजी, और कहीं ना कहीं उसमें आप मेरा भी एक थोड़ा सा मेरा भी नेचर उस तरह का है कि शायद आई गिव दैट वाइब दैट ये कि डोंट मेस विद मी। हाँ, डोंट मेस विद मी काइंड ऑफ अ वाइब। सो आई हैव टचवुड, आई हैव बीन वेरी लकी। मेरे तो आज तक सबसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। क्या अभी भी आप आलोक जी के साथ टच में हो? नहीं, तभी मैंने बोला ना, यहाँ acquaintances होते हैं, यहाँ कलीग्स होते हैं। वंस द शो इज ओवर नोबडी इज इन टच। तो आपका कभी ये नहीं होता कि तारा गेट टुगेदर, नवनीत, नॉट एट ऑल। नेहा, अमिता, वो बैठक मिलना कभी नहीं हुआ है? हुआ भी नहीं कभी, क्योंकि शायद आई थिंक एक पॉइंट के बाद सबकी बहुत पेनफुल मेमोरीज हो गई थी। दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस। क्या पेनफुल मेमोरीज? द वे इट शट डाउन, द वे एंड में सब थोड़े से बिखर से गए थे, सबको थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो गई थी। सडनली there used to be episodes where I was, so many episodes जहाँ सिर्फ देवयानी और पोपो का कैरेक्टर ही होता था, तो उससे भी थोड़ी सी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो आई डोंट थिंक, जो कि बाद में ऐसा लगता है बड़ी बच्चों वाली बातें थी, लेकिन आई थिंक पीपल हैड प्रॉब्लम ये भी था क्योंकि आपका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग आ रहा था, इसलिए हाँ। तो बाकी एक्टर्स को इनसिक्योरिटी हो गई थी। हाँ, हो गई थी। क्योंकि मुझे बड़ा ऑड लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि आपका क्राफ्ट तो आपके हाथ में है ना। आपको अगर एक भी सीन मिलता है तो आप उसको ऐसे करिए कि आप इंडिस्पेंसेबल हो जाइए। मैं अच्छा करूं उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप अपने आप को उस लेवल पे लेकर आइए ना। ये मैं तारा को लेकर नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हर चीज के लिए लाइफ में कह रही हूँ। कहता है दिल। हाँ हाँ हाँ, आप एक मदर इन लॉ का किरदार निभा रही थी। आप 20s में थी तब। आई वॉज 23। माने अपने एज से आपने हाँ, मेरी बहू मुझसे 1 साल बड़ी थी। रियली हाँ। तो आपको वो डर नहीं था यार कि मैं तो 23 की हूँ, मैं एक मदर इन लॉ का किरदार निभा रही हूँ, मच ओल्डर देन आई एम, मेरी बहू 1 साल मेरे से बड़ी है। हाँ। वो टाइप कास्ट वाला फीलिंग नहीं आया आपको? नहीं, कभी नहीं आया, एंड आई डोंट नो क्यों नहीं आया। मुझे तो आज तक नहीं आया। मतलब इनफैक्ट द काइंड ऑफ जो भी अभी मैंने फिल्म्स भी की या OTT भी कर रही हूँ मैं, तो उसमें भी जो मेरा एज ग्रुप है, उजड़ा चमन भी अगर आप ले लें तो सनी इज नॉट, सनी सिंह एक्टर, वो खुद बोल रहा था मैम खुद तो छोटे से हो, माँ बने हो। क्यूट बंदा है वो। हाँ, बहुत, ही इज वेरी स्वीट, इज वेरी स्वीट, इज अ स्वीट हार्ट। सो मतलब इट्स फन एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग समथिंग टू डू, एज लॉन्ग एज आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। एक सीन भी हो लेकिन मेरा हो, या फिर मैं उसको अपना बना लूं, इतना मुझे वो डायरेक्टर वो छूट दे। तो यू आर द टेरिबल मदर इन लॉ इन दैट शो, यस आई वाज। मनोज जोशी और आपका हाँ। जो जोड़ी था, मेहर साहब एंड ललिता देवी। हाँ, एपिक हो गया था। Correct. राइट? कुछ मेमोरीज बता रहा बिहाइंड द सीन। अरे उसकी तो मैं आपको क्या मेमोरीज बताऊं, वो तो कमाल का शो था। वो ऐसा शो था जो हमने खून के आंसू पी पी के किया है। हमारा जो उसके अंदर एक्सपीरियंस था शुरू में, इनिशियली जो हमारे जो डायरेक्टर थे, तो उनसे हम सबको प्रॉब्लम थी, बिकॉज ही वॉज दिस नार्सिसिस्टिक, जिसको कहते हैं ना एक नंबर का सेडिस्ट आदमी। और हमने ऐसे हालात में उसमें काम किया है कि मतलब नाउ आई थिंक अबाउट इट एंड आई एम लाइक कैसे बर्दाश्त किया हमने वो सब, बट वी हैड फन। पर वो क्या करते थे वो डायरेक्टर? उंगली करते थे जानबूझ के? हर चीज में उनको प्रॉब्लम होती थी। और मतलब ही वाज अ वेरी नास्टी पर्सन, एंड ही न्यू किसके साथ में नास्टी होके आई कैन गेट अवे। आपके साथ नास्ती नो, Guts नहीं थी? नेवर। ही न्यू कि मैं इनके साथ नहीं कर सकता हूँ। सी, बुलीज जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली cowards. दे पिक एंड चूज। They pick and choose. They pick the weaker ones because they themselves are very weak. They can't fight a person who can fight back. So he was a coward and he used to pick and choose. He used to bully people. I used to hate it. And I used to hate the way he used to treat people. And I was just looking for an opportunity कि मैं कब मतलब इस जंजाल से, इस राक्षस से, मतलब literally used to all of us literally used to call him राक्षस, कि इससे कब
छुट्टी मिलेगी हमको, बट एनीवेज जाने दीजिए। फिर लेकिन बट वी हैड फन, क्योंकि हमको था भाड़ में जाइए, हम एक पॉइंट पे हमारा वो हो गया था फिर सबका। पर अगर अब देखी रोज आप जाएगी। आते हो सेट पे शूटिंग करने आते हो और डायरेक्टर ऐसा मिल जाता है हाँ। जो जानबूझ के उंगली करता है लोगों को, कष्ट पहुंचाता है, तो मूड तो ऑफ होता होगा ना। बहुत बहुत होता था, उसमें हम ऐसा काम कर गए। अब मैं और मनोज जी कभी बात करते हैं ना, तो हम लोग ये बात करते हैं कि यार कैसे हालात में हमने काम कर लिया और इतना अच्छा काम कर लिया, और मान लो अगर हमें अच्छा मिल जाता कोई, तो हम कितना अच्छा कर देते। कैसे मतलब खुद पर भी हैरानी होती है ना इंसान कभी कभी, कहाँ कैसे कैसे चीजों से निकल जाता है। क्या जब लाइफ बहुत स्मूथ रहती है आप बोर हो जाते हो? शायद हाँ, मुझे मुझे है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि कुछ प्रॉब्लम ढूंढो। मेरे में भी वो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं, पर उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। कि जब चीजें स्मूथ होती तो मैं ढूंढता हूं, अरे इतनी स्मूथ है, ये कहाँ हाँ। गड़बड़ी कहाँ है, मैं ढूंढता हूं यार। या तो मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ आने वाली है। गुरुशा कसम खाता हूं, आई फील द सेम। आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था कि मैं जब अच्छे मूड में, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ी होने वाली, कुछ हाँ। तो होने। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी ऐसी फीलिंग क्यों आती है, पर मुझे मालूम है ये फीलिंग आती है मुझे। आपके साथ क्यों होती है? आई थिंक इसका कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वी डोंट बिलोंग टू द मंडेन लाइफ, यू नो, वी हैव सीन टू मेनी अप्स एंड डाउन्स, तो प्रोबेबली वी फील कि जब बहुत दिनों तक लाइफ बड़ी सपाट चलने लगती है, तो ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ अप एंड डाउन क्यों नहीं हुआ अभी तक, कुछ मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। तो आई थिंक उसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता है कि हम बिकॉज ऑफ आवर चाइल्डहुड एक वो कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ तो होना चाहिए। आपके पास कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं आए? नहीं, जैसा हमने शुरू में बात की ना, मेरी ज़रूरतें कभी बहुत बड़ी बड़ी नहीं हुई हैं। मैंने कोई 3 बेडरूम के 3 घर नहीं ले लिए हैं जिसकी EMI मेरे सर पर है, तो मुझे उसके लिए गंदा काम करना पड़ेगा। मैंने हमेशा अपनी ज़रूरतों को दिमाग में रखी चीज़ें रखी हैं। हालांकि कौन ऐसा है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती होगी, सबको होती है, लेकिन शायद मुझे उतनी नहीं हुई कि जिसके लिए मैंने कहा ना मुझे गंदा काम करना पड़े। तो ये नहीं हुआ है मेरे साथ कभी, इस वजह से शायद मैं पिक एंड चूज कर सकती हूँ। आप इतनी रेलेवेंट क्यों हैं? आई डोंट नो, कुछ तो एनालाइज किया होगा ना। आई मतलब इफ यू आस्क मी ऐसे, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई इवॉल्व्ड। एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एज एन एक्टर, एज अ पर्सन इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने 90s के डेज की सक्सेस का ही प्लेकार्ड लेकर खड़ी रहूँगी और ढोल बजाती रहूँगी तो ऐसा नहीं होगा। आज डायरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, आज कंटेंट चेंज हो गया है, आज एक्टिंग का तरीका चेंज हो गया है। और अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि राजू हिरानी की फ़िल्म के लिए आपका मैम ऑडिशन चाहिए, मैं क्यों मना करूं? मैंने सुना बहुत सारे एक्टर्स को लगता है, स्पेशली द सीनियर वन, जो कहते हैं यार ऑडिशन भी जाते हैं तो बोलते हैं हाइट क्या है, नाम क्या है, ये है मेरा प्रोफाइल, वो है मेरा प्रोफाइल, ये सब बोलना पड़ता है और फिर ऑडिशन देना पड़ता है, जिसकी वजह से सीनियर एक्टर्स बहुत इंसल्टेड फील करते हैं। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे तो सीधे उनका जैसे टेक्स्ट आता है, एंड स्पेशली ग्रुशा जी के ही नाम से आता है कि ग्रुशा जी वी वांट टू अप्रोच यू फॉर दिस कैरेक्टर, ये फिल्म है, ये डायरेक्टर है, ये प्रोडक्शन है, प्लीज़ लेट अस नो योर अवेलेबिलिटी। तो आई गिव देम माई मैनेजर्स नंबर, माई मैनेजर टॉक्स टू देम, देन शी डिस्कसेस द स्क्रिप्ट विद देम। अगर वो कोई बहुत अच्छे डायरेक्टर होते हैं एंड इफ दे इंसिस्ट कि मैम क्या आपका एक छोटा सा टेस्ट मिल सकता है, एंड इफ दैट्स राजू हिरानी, इफ दैट्स संजय लीला भंसाली, हु एम आई टू से नो? ऑफ कोर्स। मुझे साड़ी बेचने को तो नहीं कह रहे हैं ना, मुझे TMT सरिया बेचने को तो नहीं कह रहे हैं ना, मेरा क्राफ्ट देखना चाह रहे हैं ना। कि एक डायरेक्टर अगर देखना चाह रहा है कि उसके विजन में, उसकी फिल्म में मैं वो कैरेक्टर सूट कर रही हूँ कि नहीं, वो अपनी लाइनें भेज रहे हैं मुझे, अपनी स्क्रिप्ट का वो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर और मैं घर से अपने करके भेज रही हूँ, मेरा बेटा शूट कर देता है, मेरा भाई शूट कर देता है मेरा ऑडिशन, और आप यकीन मानो सिद्धार्थ, मैंने जिस जिस फिल्म के लिए या वेब के लिए ऑडिशन करके भेजा है, मैंने उसमें ज़्यादा पैसे मांगे और मुझे मिले हैं। क्योंकि आपको लगा कि इन्होंने मेरा क्राफ्ट देखा हुआ Exactly. है, इनको मालूम है मैं कितनी अच्छी हूं, Exactly. तो अब मैं पैसे मांगूंगी। Exactly. बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अर्नड इट बॉस, यू आर कॉलिंग मी बैक बिकॉज द डायरेक्टर हैज लव्ड माय I do the same परफॉर्मेंस। thing. So, जब मैं इवेंट्स होस्ट करता, कोई बोलता
शोरील भेजो ना। हाँ। जब शोरील भेजता हूं, एक बार देखकर फिर बुलाया ना, हाँ। तो मैं बोलता हूं कि बॉस। बस तो वही मेरा होता है कि अगर आपने मेरा अगर मेरा और ज्यादातर आप यकीन मानिए, मैंने जहां जितने भी मेरे ऑडिशंस, जितने भी मतलब जितनी भी मेरी कास्टिंग हुई है अभी तक, जो भी मैंने फिल्म्स की हैं, उसमें 10% होगा जिसमें मैंने ऑडिशंस दिए होंगे। ज़्यादातर तो यूं ही काम देखकर ही, वर्क लिंक्स देखकर ही कास्टिंग हो जाती है। पर द डायरेक्टर्स हैव बीन सो डिलाइटेड। अभी मैं आपको रिसेंटली बता रही हूँ, आई सेंट माई टेस्ट लास्ट ईयर, मुझे याद भी नहीं कौन सी फिल्म के लिए मैंने भेजा था, मैं भूल गई। आई वॉज शूटिंग इन नैनीताल, अभी एक फिल्म की मैं शूट कर रही थी, वहाँ पर मुझे मुकेश छाबड़ा के यहाँ से उस कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया। मेरा फ़ोन 2.5 साल से साइलेंट पे, ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरा फ़ोन ऑन नहीं रहता है, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है। आई डोंट टेक कॉल्स। कोई काम का होगा तो मैसेज कर देगा, और कोई काम का होगा, मिस कॉल होगी तो मैं पलट के कर लेती हूँ। तो 2.5 साल से मेरा फ़ोन, 2021 मई से मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे। तो मैंने एक लास्ट ईयर मुझे एक अच्छी फिल्म का वो आया था फ़ोन ऑफ़र, और डायरेक्टर भी अच्छे थे, तो मैंने कहा मैं भेजती हूँ आपको ऑडिशन करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका मैम घर से आप एक सेल्फ टेस्ट कर दीजिए, और कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आइए और अपना हाइट और फ्रेम और ये सब कुछ नहीं। आज तक मुझे तो हैरानी हो रही है कि कोई मांगता है क्या ये सब। कोई मेरे से कभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया है, कुछ नहीं। मुझे तो सीधे स्क्रिप्ट भेज देते हैं कि मैम दिस इज द स्क्रिप्ट, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द कैरेक्टर ब्रीफ, दिस इज द फिल्म ब्रीफ, and if let us know if you will be interested and if you are available. So I loved the character, I said yeah definitely, and when I read the script I said this is me, I'll do it. तो मैंने करके उनको भेजा, मैं भूल गई। I was shooting for another film अभी ये नैनीताल में, and I receive a call. Again my phone is always on silent, तो मुझे कॉल तो मैंने, यार आप बॉस लेडी है मेरे लिए यार। I love people who don't give a shit, जिनका फोन बजे या ना बजे अपने धुन में रहते हैं। 2.5 साल से मेरा फोन ऑफ है। मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मा आई एम ट्राइंग टू कॉल यू। मैंने कहा या सो आई एम कॉलिंग यू बैक ना। बोले दे 5 मिस कॉल्स। मैं कहा कोई बात नहीं, आई एम कॉलिंग यू बैक नाउ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं अपना फ़ोन, और वो भी मेरा फ़ोन भी ना वो आंटियों वाला है, ऐसे कवर बंद करने वाला कि मुझे दिखे भी ना, ऐसे रख देती हूँ साइड में। सो एनीवेज, तो एज आई सेड 2.5 साल से मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे ही है, और रात को ऑफ हो जाता है 10 बजे, वो फ्लाइट मोड पे चला जाता है फ़ोन। मेरा फिक्स है, मेरा बंद हो जाना फ़ोन का। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, बट आई एम हैप्पी। सो एनीवेज, तो उनका कॉल आया, तो कॉल एज़ यूजुअल मैंने मिस कर दिया। फिर ही मैसेज्ड मी कि मैम आई एम दिस और आप प्लीज़ मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। तो मेरा ना कई बार ऐसा हुआ कि उनके यहाँ मेरी होते होते कास्टिंग नहीं हुई है कुछ प्रोजेक्ट्स में। एंड मुकेश's फर्स्ट फिल्म वॉज माई फादर्स फिल्म, चिंटू जी। ही स्टार्टेड हिज करियर विद, मेरे फादर ने बोला तू कास्टिंग शुरू कर। तो उसकी पहली फिल्म मेरे फादर की फिल्म थी चिंटू जी, और वो मेरा जूनियर है टाइम में। ये उसने मुझे बताया, मुझे नहीं याद था वो। तो उसके यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि मेरी कास्टिंग होते होते नहीं हुई। तो आई वाज लाइक कि यार इसके यहाँ होता तो है नहीं, क्यों मैं बॉदर करूँ। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा विकास प्लीज़ मैसेज मी, आई एम शूटिंग हियर, प्लीज़ टेक्स्ट मी, व्हाट इज़ इट अबाउट। तो उसका मैम एक्चुअली आपने लास्ट ईयर एक टेस्ट भेजा था, सेल्फ टेस्ट। तो आई सेड आई डोंट रिमेंबर। बोला नहीं वो दिस वाज द कैरेक्टर, दिस वाज द डायरेक्टर, एंड आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट इट। मैं कहा चलो, पुरानी कोई बात कर रहा है, मैं बात कर लूँगी इससे। फिर लंच ब्रेक हुआ, मैंने कहा आई विल कॉल यू इन द लंच ब्रेक। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा हाँ भाई बता। तो बोले मैम द डायरेक्टर हैज़ लव्ड योर टेस्ट एंड they want to cast you, so how can we take it forward? I said you talk to my manager and money, and he said congratulations ma'am. I said congratulations. He said yes ma'am. मैंने कहा अभी तो shortlist होंगे ना, फिर तुम साले वो लगाओगे अभी टाइम। बोले नहीं मैम, we are not even looking at anybody else, it's you, only you, because उन्होंने हमें clearly बोल दिया है कि you're doing it. So I said अरे वाह, fun, nice. Then I stood my ground on the money, क्योंकि I knew the director has seen my टेस्ट। देन हमारी जूम कॉल हुई, हमारी बातचीत हुई, वी बोथ लाइक ईच अदर। ही वाज लाइक आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू इन माय फिल्म, एंड आपने जो टोन पकड़ा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। आई डोंट वांट टू रिवील द डायरेक्टर और द फिल्म, इट्स अ साउथ की फिल्म का रीमेक। एंड ही सेड गुशा आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू आर बेटर देन द ओरिजिनल। एंड ओरिजिनल में एक बहुत बड़ी स्टार है, उन्होंने किया ये कैरेक्टर। एंड ही सेड इट्स आप ही कर रहे हो मुझे, और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है जब एक डायरेक्टर को ऐसे एक्टर्स मिल जाते हैं।
और काम डायरेक्टर का आसान हो जाता है और क्रेडिट डायरेक्टर ले जाता है कि वाह क्या काम निकलवाया है। पर ये था क्या कि मैं भी लीड एक्ट्रेस बनूं, कभी नहीं। हीरोइन बनूं? ओ आई एम शिट स्कैर्ड ऑफ रोमांटिक सीन्स, आई एम क्रैप एट देम, मतलब कंप्लीटली आई एम सो बैड, कॉन्शियस हो जाती हैं। बहुत ज्यादा। और मुझे कभी जिंदगी में ये कभी ये गुमान ही नहीं रहा कि मैं हीरोइन बनूंगी या कुछ, कभी मुझे तो एक्टर नहीं बनना था, हीरोइन तो बहुत दूर की बात। सलमान खान फैक्टर आपके लाइफ में, जानम समझा करो, हाँ, जय हाँ, हो, हाँ। वो क्या था? टेल मी द सलमान खान एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। वो भी ऐसा था कि मेरे जो मैं एक सीरियल कर रही थी उसके प्रोड्यूसर थे वो, जिनकी फिल्म थी जानम समझा करो, बॉबी केंट। तो उनको उसमें वो कैरेक्टर था, वो होता है ना आपके सब घर के ही लोग हैं, कृष्णा जी आप कर लेना ना, वो रोहिणी जी और आप, रोहिणी हतंगड़ी इज माय मदर और हम लोग उर्मिला की मैं फ्रेंड बनी हूँ और उसमें ऐसा ऐसा था। तो मैंने कहा हाँ जी कर लेंगे, तो घर की बात है, गए कर लिया। और आई हैव टू टेल यू दिस इज समथिंग वेरी फनी। सो वी वर शूटिंग इन मड आइलैंड। मड आइलैंड में हार्मनी बिल्डिंग करके एक है, बड़ी हॉरर सी बिल्डिंग लगती है वो, तो वो उन्होंने दिखाया कि हम कहीं बाहर हैं या पता आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ, इट्स बिन सच अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक इट वाज अराउंड 2001 की बात है। तो उसमें सीन था हमारा 9 बजे की सुबह की शिफ्ट थी, हम लोग सब पहुंच गए 8:30 बजे। उर्मिला वॉज देयर, मी, रोहिणी जी, उर्मिला एंड अश्विनी वॉज प्लेइंग माई हस्बैंड। अश्विनी आई एम फॉरगेटिंग हिज, अश्विनी कौशल और समथिंग उनका नाम है, बड़े प्यारे वो, तो वो हस्बैंड बने थे। हम लोग सब पहुंच गए, अब सारे एंगल्स हो गए जो सलमान के बिना हो सकते थे। सलमान आए नहीं है, शाम को कुछ 7-8 बजे पता चलता है सलमान खान आए। And I'll tell you, Siddharth, ignorance is bliss. I was completely oblivious to the fact that who Salman Khan is as a, you know, क्योंकि I belong to TV. तो और तब सोशल मीडिया तो था नहीं, तब कोई इतना बड़ा ये होता है था कि पिक्चर हिट होती है तो ये एक्टर बड़ा है ना, तब उनकी ये पता था हमको कि ये हीरो है। अब सोशल मीडिया ने हर चीज को इन्फ्लेट कर दिया है ना? कर दिया या तो हाँ ये हीरो है, एक अच्छी बात है, एंड बस ये पता था। अब हम थक गए वेट करते करते, अब हम टीवी वाले एक्टर, हमको तो यार सुबह 8:30 से बुलाया, वो 9 बजने वाला, हमारा तो पैकअप होने वाला पर डे एक्टर। तो जब सलमान आए तो पता चला वो सीन होगा। डायरेक्टर जो थे वो मजरू सुल्तानपुरी के बेटे थे, बड़े प्यारे। तो सलमान आए, बड़े 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 प्यारे, सबको उन्होंने हेलो हेलो कैसे हैं आप, कैसे हैं, बड़ा अच्छा लगा, बैठे। अब वो बैठे हुए हैं सोफे पे, मैं वहाँ बैठी हूँ अपनी जगह पे, और मैं और रोहिणी जी बात कर रहे हैं। अब यहाँ सलमान बैठे, वो बनियान पहन के आए थे, जीन्स और बनियान। सडनली आई रियलाइज्ड कि ये इनकी कितना डिस्कशन चल रहा है, इनका और डायरेक्टर का। क्या मतलब इतना क्या ग्रेट सीन होने जा रहा है यहाँ पर। वी जस्ट बम्प इनटू ईच अदर एंड वी गेट टू नो कि ओके उर्मिला इज गेटिंग मैरिड टू दिस बिलियनर एंड मेरा हस्बैंड खुद इनसे पैसा इंटरेस्ट पे लेता है एंड दैट्स इट। आई सेड इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा मैं बीइंग मी, फियर तो होता नहीं है क्योंकि हमारा तो टीवी है, हमें क्या लेने देना फिल्म वालों से, ना लो। एक वो हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड तो यही रहा कि खोने का डर नहीं था, कुछ आई हैड नथिंग टू लूज। I just turned around. I asked Majru Sultanpuri के जो बेटे थे, I asked him. I said, "What are we waiting for? It's almost 9." Believe you me, Salman was sitting like this, and he just looked at me. I said, हाँ मेरी कॉस्ट्यूम ला दीजिए, शर्ट दे दीजिए मेरी। चलिए मैम सीन करते हैं। And he got up and he did the scene, and I was like, अरे मैंने डायरेक्टर का काम आसान कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की कि सर शॉट रेडी है आपके लिए पिछले 5 घंटे से। तो आई ऑलवेज फील, इसमें मैं सलमान की गलती बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। इसमें मेरी हमेशा ये कहना है कि when the director knows more than the actor, when the director is more capable than the actor ना, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। It's like जैसे कहते हैं ना, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. That is the problem with our industry. I'm the smartest. ये होता है हमेशा, ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है एक्टर्स भी, बड़े बड़े स्टार्स भी, अगर डायरेक्टर उनको करेक्ट चीज़ बता रहा है और सही बता रहा है और डायरेक्टर क्लियर है, तो मुझे लगता है उनको भी बहुत अच्छा लगता है फॉलो करना। एक आध होंगे जो कीड़ा करते होंगे, बट द वे आई टोल्ड हिम, आई थिंक ही जस्ट फाउंड मी वेरी इनोसेंट
एंड ही जस्ट फाउंड मी कि हाँ मतलब व्हाट इज हर प्रॉब्लम, कोई इनकी तो बेचारी की वो है नहीं, आई शुड फिनिश ऑफ द सीन, एंड ही जस्ट फिनिश द सीन एंड वेंट, ऑल ऑफ अस वेंट होम हैप्पीली एवर आफ्टर. यू आर राइट कि कभी कभार जो डायरेक्टर्स जिनके क्राफ्ट में दम नहीं है ना, हाँ दे आर द वंस हु एंड अप एस लिकिंग. तो तेरी बातों में मेरे डॉटर्स को बहुत पसंद है. अधीरा 8 साल की है, सईशा 5 साल है. दे लव द फिल्म. इमेजिन आप 2024 में OTT पे है, बड़े स्क्रीन में है, यहाँ पे तेरी बातों में शाहिद, कृति, मर्डर मुबारक में मदर ऑफ विजय वर्मा, ऑनसॉम्बल कास्ट. राइट. जब इस माहौल में आप काम करती हैं जहाँ पे रिलेटिवली आपसे आपके सामने बड़े स्टार्स हैं, डेफिनेटली. but there are also people who may not have that kind of experience that you have. तो उसको कैसे बैलेंस करते हो आप? ऑफ कैमरा नहीं करती. ऑफ कैमरा मोस्टली 2 सिचुएशंस होती हैं. आइदर पीपल नो मी, they've seen my work, they know my father, or they know कि ये अच्छी एक्टर है, या फिर बिल्कुल नहीं जानते हैं. और जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो उनका रिस्पेक्ट लेवल चेंज हो जाता है. माने ये बात करता है परफॉर्मेंस कैमरा के सामने. एब्सोल्युटली. ऐसा हुआ है कि कभी कभार आप सीन से पहले बैठी हुई हैं, द सो कॉल्ड A-listers, दे नो यू आर अराउंड बट दे डोंट नो आपका बॉडी ऑफ वर्क. या तो उनका रिएक्शन उस वक्त क्या होता है? दिस हैपेंड ऑन मर्डर मुबारक. सी आई विल टेल यू टेस्ट से कितनी हेल्प होती है. होमी वांटेड टू सी माय टेस्ट फॉर दिस कैरेक्टर, मर्डर मुबारक का जो कैरेक्टर है, और मैंने टेस्ट भेज दिया था. एंड वेन एवर आई सेंड अ टेस्ट, ट्रस्ट मी, विद इन अ डे आई गेट अ कॉल. वापस मुझे कॉल आ जाता है कि मैम योर फाइनल, लेट्स टॉक अबाउट मनी, है ना. सीधे मेरे मैनेजर को कॉल आ जाता है. तो दिस हैपेंड. होमी मस्ट हैव सीन माय, ऑब्वियसली ही सॉ माय टेस्ट एंड ही सेड मुझे इन्हीं को मिसेस डोगरा लेना है. सो फाइनली व्हेन आई रीच्ड सेट पर, तो देयर वाज विजय एंड सारा, और मैं पहुंची वहाँ पे. तो ही सेड कि लेट्स गुरशा, ये सीन है ये वो. तो आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू दिस. तो जैसे ही मैंने सीन किया, और उसके अंदर मैं इम्प्रोवाइजेशन के बिना मैं मर जाऊंगी अगर मुझे कोई बोल देना कि इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई नीड टू इम्प्रोवाइज. आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर. आई एम नॉट तो आप रिस्ट्रिक्टेड फील करती हैं. हाँ, नहीं तो मुझे ऐसा होता है मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी. दैट इज द रीजन आई हेट माइथोस एंड हिस्टोरिकल्स, बिकॉज यू can't improvise because of the language restriction, because of the characterization restrictions, you know. But comedy is one zone. जब आप यहाँ नहीं improvise करोगे तो कहाँ करोगे? तो I must have improvised something, or something I did. He said, "Where have you been all my life? I can make a film with you alone, Grusha Kapoor." So homie said that in front of everyone, and I was like, "You liked it?" He said, "I loved it, darling. You're super." क्या किया है ये? And वो कट ही नहीं बोल रहे हैं. एंड आई एम लाइक, आई एम कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, इम्प्रोवाइज करते ही जा रही हूँ, करते जा रही हूँ. आई एम लाइक कोई कट बोलेगा आज? बोले यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कट कहाँ बोलूँ, बिकॉज आई थिंक आई कैन कीप एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कई बार आप अपने काम से, अगर उन्होंने पुराना काम नहीं देखा, तो आप जब नया उनके साथ काम करते हैं तो आपके वो नए तरह से एडमायरर बन जाते तो हैं. ये विजय वर्मा, सारा को मालूम था कि आपका बॉडी ऑफ वर्क क्या रहा है? विजय को मालूम था, सारा को नहीं मालूम था? सारा को नहीं. सारा की जुम्मा जुम्मा भी अभी तो बेचारी वो आई है, कितनी उम्र है उसकी. विजय को मालूम था क्योंकि विजय फ्रॉम FTII, और FTII के उसके बैच के साथ वो राजकुमार राव और जयदीप, ये तीनों एक बैच के हैं, और इनके साथ मेरे फादर ने प्ले किया हुआ है FTII में. तो मुझे विजय ने बताया कि मैम आप हमारा प्ले देखने आए थे, सर ने डायरेक्ट किया था, मेरे फादर ने. तो मैं कहा अच्छा मुझे याद नहीं, तू कौन सा रोल करता था? कहता मैं उसमें बना था ना भिखारी टाइप. मैंने कहा अच्छा. कहते सर मुझे बोलते थे विजय वर्मा तुम सबसे बड़े गड्ढे हो. तो ही टोल्ड मी दैट, मुझे नहीं याद था. एंड ही इज सच अ फाइन एक्टर, मेरा तो फेवरेट है वो. मैं आई टोल्ड हिम, आई सेड यू, आई सॉ शी एंड यू जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क. नहीं, यू हिट इट आउट ऑफ द अर्थ. तो इतना अच्छा है, इतना सेंसिटिव. देखिए एक्टर्स का, एक्टर अच्छा होना और इंसान अच्छा होना में मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो देयर वाज दिस सीन बिटवीन बोथ ऑफ अस, जिसमें मैं कुछ ना कुछ मेरा बैंटर चल रहा है, और उसमें क्या करती हूँ कि मैं बुराई सारा की ही कर रही हूँ कैरेक्टर की उसके. एंड आई डोंट रियलाइज दैट शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, एंड सडनली वो अपीयर होती है पीछे से, एंड आई जस्ट लुक एट हर एंड आई एम लाइक, आई एम शॉक्ड, यू नो, कि शी इज देयर एंड शी हैज बीन लिसनिंग टू ऑल द कॉन्वर्सेशन आई हैव बीन हैविंग अबाउट हर, एंड दिस गाय इज नॉट टेलिंग मी. तब मैं, तो वो क्या करता है, वो बीच में एक पकौड़ा उठा के ना बीच में मेरे मुंह में डाल रहा था.
नेक्स्ट शॉट में उसने किया नहीं, नेक्स्ट टेक में। मैंने कहा वो क्यों नहीं किया तूने, वो इतना अच्छा लग रहा था। कहता नो मैम दिस इज़ योर सीन, आई वाज फीलिंग ये ना आपसे अटेंशन जा रही है इस सीन की। एक अच्छा इंसान ही ऐसा सोच सकता है, एक सिक्योर्ड इंसान, एक अच्छा एक्टर, एक जो सिक्योर्ड एक्टर होता है ना, ही फेल्ट कि मेरे सीन से अटेंशन ना चली जाए उसके इस जेस्चर से। कितना सेंसिटिव इंसान है। तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये मैं चीज। तो उसको और प्यार करता हूँ इसके बाद, यानी एनेक्डोट के बाद यार। नहीं, मैं तो सच में बड़ा प्यार करती हूँ उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी की बदमाशी फिर नेक्स्ट टेक में उसी के साथ कर दी। मैंने वही पकौड़ा उसको मुंह में घुसेड़ दिया। बहुत अच्छा हमारा सीन था। अनफॉर्चुनेटली वो सीन कट गया हमारा, इतना अच्छा सीन था वो, फॉर रीजंस अननोन टू अस, बट एनीवेज दैट्स। जब ऐसे सीन्स काटते तो आप पूछते हो डायरेक्टर से क्यों काटा? अरे क्या पूछना, अपने को पैसा मिला, घर आ गए, खत्म कहानी, मूव ऑन। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए। लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। अब 2 गलतियां जो आपने लाइफ में की है, जो आपको मालूम है आपने की है, पर अच्छा हुआ हुई वो गलतियां, वो कौन सी है? 2 गलतियां मैं तो पता नहीं कितनी की होंगी। मुझे सारा नहीं जानना, हाँ। पर 2 जो आप कहते हो ये मेरे दिमाग में आता है, बट इट्स ऑल राइट इफ आई मेड दोज मिस्टेक्स, कौन से हैं? But whatever mistakes I've made, they've turned out to be good in the long run. लाइक Like not doing television. It has been, I was not trying to not do it, but at one point I decided I'm not going to do it. And that has really helped me in getting OTT and films. Because वो notion बहुत correct है कि TV actors को नहीं लेते हैं OTT. है इसे? It is. And I'll tell you किन एक्टर्स को नहीं लेते हैं। See, I'll tell you, बहुत ज़रूरी है ये समझना। टीवी तो इरफान खान भी कर चुके हैं, टीवी नवाज भी कर चुके हैं, टीवी बहुत से एक्टर्स कर चुके हैं। टीवी में एक्टिंग करना और टीवी में घिसना, पुराने हो जाना, बासी हो जाना, इसमें बहुत फर्क है। एक टाइम था जब टीवी से बहुत अच्छे एक्टर्स जुड़ते थे। अब अगर आप देखें तो टीवी में मुझे एक्टर्स के सिवाय सब दिखाई देते हैं। और स्पेशली जो डेली सोप में क्या होता है, आप रोज उन लोगों को देख रहे हैं, रोज उन लोगों को देख रहे हैं, तो जो OTT वगैरह के मेकर्स हैं उनको ये लगता है कि ये दे डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू ऑफर टू अस। उनके पास कुछ नया नहीं है ऑफर करने के लिए। इनको इतना देखा है कि इनमें मिस्ट्री एलिमेंट नहीं है, इनके अंदर कुछ अनछुआ एलिमेंट नहीं रह गया है अब। एक वो ओवर एक्सपोजर की एक प्रॉब्लम है टेलीविजन की। मी बीइंग फ्रॉम टीवी आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन मुझे क्यों नहीं दिक्कत हुई है, क्योंकि मैंने टीवी पे काम कम किया है, लेकिन जो भी किया अच्छा काम किया है। कि बहुत सारे टीवी एक्टर्स इस पर डिबेट करते हैं कि हाउ कैन यू से दैट टीवी एक्टर्स आर ओवर एक्सपोज्ड। इनफैक्ट उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है कि वो ट्रिकल करेगी टू OTT या फिर फिल्मों पर। नहीं, ऐसा होता तो फिर हर टीवी एक्टर को OTT में ले रहे होते। समवेयर आई फील कि टीवी एक्टर्स में और OTT एक्टर्स में ये बहुत फ़र्क है। आप OTT में देखिए तो ज़्यादातर आपको बहुत बहुत न्यूकमर्स मिलेंगे। उसमें कितना नया टैलेंट आया है OTT की वजह से। सो मैनी न्यू पीपल and so many people who have been rediscovered on OTT. So many people have made a comeback on OTT. So I always feel कि आपके अंदर इतना मत खर्च करो अपने आप को। Like I remember मेरे फादर के सीनियर हैं राजेंद्र गुप्ता जी, वो भी बहुत अच्छे बहुत बड़े सीनियर एक्टर हैं, ही इज़ फ्रॉम NSD। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी बहुत पहले। आई वॉज डूइंग, मैं भी एक शो होस्ट करती थी जी का, जी सिनेमा का। इट वॉज कॉल्ड सिने न्यूज़। आई यूज्ड टू रिव्यू फिल्म्स एंड यू नो फिल्मों की बातें करना, डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज, या एवरी डे रोज़ का प्रोग्राम होता था वो। तो मैं रोज़ शूट करती थी उसका। एंड उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ एक बोली थी। कहने लगी गुरुषा, जब तुम किसी फिल्म को रिव्यू करती हो या इंटरव्यू लेती हो ना, तुम्हें सुनने का मन होता है, क्योंकि ऐसा लगता है ये इंटेलिजेंट इंसान है जो बोल रहा है।
और तुम ये बड़ा अच्छा करती हो कि तुम अपने आप को कम खर्च करती हो। और कम खर्च करना, एक्टर अपने आप को कम खर्च करके अपनी उम्र बढ़ा लेता है। तो वो उनको याद भी नहीं होगी ये बात, लेकिन वो मेरे कहीं ना कहीं मैंने गांठ बांध ली दिमाग में कि अपने आप को कम खर्च करो, वरना टीवी आपको एग्जॉस्ट कर देता है, आपको बर्नआउट कर देता है। तो वो मैंने नहीं होने दिया। तो आपने फेसबुक में मेरा एक कॉन्वर्सेशन देखा संदीप वांगा जी के साथ का, और फिर इनका रिएक्शन इंटरव्यू से पहले था, आई लव एनिमल। इतने लोग हैं जो एनिमल को पसंद करते हैं, जो सिनेमा हॉल में गए थे देखने, बॉक्स ऑफिस नंबर्स स्काई हाई हैं, बट पब्लिकली उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आधे लोग डिस्कशन में चले जाते हैं कि मिसोजिनिस्टिक फिल्म है, ऐसी फिल्में दिखाई नहीं जानी चाहिए क्योंकि उसूल प्रिंसिपल सब गलत है। आप इनसे सहमत है कि नहीं? वांगा साहब ने फिल्म बनाई है ना, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। इतना एतराज क्यों है एक फिक्शन को लेकर? क्या हमने ग्रे कैरेक्टर्स नहीं देखे हैं? हमने हॉलीवुड की फिल्म्स भी देखी है ना, कितनी फिल्म्स देखी हैं हमने। सीरियल किलर्स पे फिल्म देखी है कि नहीं देखी है? वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे हो जाओ, कल को ये लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि आप विलन ही मत दिखाओ। आपकी एक सिंपल सी कहानी है जिसमें आपका एक डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर पे आपकी पूरी फिल्म बेस्ड है। एक बच्चा है जो कि कॉम्प्लेक्स्ड है और उसकी लाइफ आगे चल के ऐसी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, उसको लेकर इतना क्या मतलब हो हल्ला है, मुझे ये समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने तो बड़ा अच्छे से जस्टिफाई किया है हर चीज को, और वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे ही करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई कांट फाइंड, मतलब इफ यू टेल मी कि आप इसमें प्रॉब्लम ढूंढिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वायलेंट फिल्में तो हमने पहले भी देखी नहीं, बट दे आर सेइंग क्योंकि उनका एक मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स द कैरेक्टर्स। उनको लगता है कि जो आम ऑडियंसेस है वो इंस्पायर्ड हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, यही चीजें घर में भी कर सकते हैं, ये सब बोलते हैं वो। हालांकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि फिल्म इज अ वर्क ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर लाइफ लेसन्स हो उठा लो, नहीं चाहते हो लाइफ लेसन्स मत उठाओ, देन यू कांट डू फिल्म्स of any kind which is besides exchanging roses, right? एब्सोल्युटली, मुझे समझ में नहीं आता। और अगर ऐसा होता और अगर इतना फर्क पड़ता है तो 12th फेल देखकर सब बन क्यों नहीं जाते टॉपर्स और मेहनत करने वाले बच्चे, या इस तरह की फिल्में देखकर? मुझे ऐसा लगता है हमारी फिल्में दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है? और उसमें कुछ चीज़ें, अगर आप उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे डालते हैं जो आपको क्या लगता है एनिमल जैसे कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में नहीं है, जो उसमें जो कैरेक्टर है, जो उसको दिखाया गया है, आपको प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। मैं तो ये कह रही हूं उन्होंने जस्टिफाई किया है हर चीज को। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म, मुझे तो उसमें वो शायद एक चीज को ये प्रॉब्लम हुई जो वो बोलता है ना लिक माई फीट, शायद उसको इसीलिए उनको सबको मिसोजिनिस्टिक लगी। और ये मुझे तो ऐसा लगता है फिर तो हर फिल्म कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज होती है जिसमें बॉडी शेमिंग हो रही है, जिसमें औरतों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। कौन से आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे कबीर सिंह भी बहुत अच्छी लगी थी। कबीर सिंह को भी लेकर लोगों को प्रॉब्लम थी। व्हाट इज द इशू कि लोग ऐसा करने लगेंगे? नो, आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू, मतलब वही इशू है। उनको लगता है कि ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं इंसानों के, उसके खिलाफ है, ऐसी चीजें दिखाई नहीं जानी चाहिए। बट लाइक यू सेड, देन यू कांट मेक फिल्म्स ऑन टेररिज्म, क्योंकि आपको लगेगा कि वो देखकर इंसान टेररिस्ट बन जाएगा। किलर आप जो ओटीटी पे तो अब जाकर थोड़ी सी सेंसरशिप होने लगी है। ओटीटी पे आप जरा माल उठाकर देखिए जरा सामान, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है उस पर। आप उस पर जरा शोज देखिए, उसमें जिस तरह का कंटेंट है, एनिमल तो बच्चा है उसके सामने, कुछ भी नहीं दिखाया ऐसा उसमें। तो अब हम टेररिस्ट पे या सीरियल किलर पे या कोई भी विलन जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ब्लैक कैरेक्टर्स हैं, जो ग्रे कैरेक्टर्स हैं, उन पे काम करना बंद कर दें। तो इट्स अ टोटली, you like the film? I loved it. It is a totally justified film. It's a piece of fiction. और मुझे तो उसमें कहीं भी ये नहीं फील हुआ कि और ये देख के कल को कोई बंदा ये करने लगेगा। नहीं, वो तो बंदा फिर अच्छी चीज को देख के क्यों नहीं करने लगता, अगर इतना इम्पैक्ट पड़ता फिल्मों का हमारी जिंदगी पे तो। See, Wang Anna, one more person talking about you openly and sharing the love for animal. And what a performance by Ranbir Kapoor.
सीरियसली मतलब greatest actor क्या of our मतलब time. मैं आई एम टेलिंग यू पीपल आर फॉर्चुनेट दैट दे हैव एन एक्टर लाइक रणबीर कपूर. तो लोग इस तरह की फिल्में इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स कंसीव कर सकते बिकॉज दे हैव रणबीर कपूर. आप सोचो ना, हमारे पास गिनती के तो अच्छे एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, स्टार्स आई एम टॉकिंग अबाउट. उसमें ये स्टार भी है बंदा और एक्टर भी. एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैंने उनके पिताजी के साथ काम किया है मेरे फादर की फिल्म में. एंड व्हाट अ मैन ऋषि जी, व्हाट अ स्वीट पर्सन, सच अ स्वीट पर्सन. और इतना अच्छा एक्टर. और बॉबी देओल, आप ये देखिए कितने अच्छा रोल, मतलब क्या कमबैक हुई है बॉबी देओल की गूंगे के रोल में. व्हाट एन इम्पैक्ट. एक भी लाइन नहीं बोला उसने. एक लाइन नहीं है उनकी. और बोलने वाली फिल्में इतना नहीं कर गई जो उनके साइलेंस ने कर दिया. इट्स डायरेक्टर ने जो कंसीव किया और जो डायरेक्टर ने जिस तरह प्रेजेंट किया वो लोगों को इतना अच्छा लगा. और मुझे आप एक इंसिडेंट बता दीजिए कि एनिमल देखने के बाद फलाने ने फलाने का मर्डर कर दिया. हाँ, आप वो बोल दीजिए तो मैं बोल दूंगी वांगा साहब मत बनाइए. आप हुआ ऐसा कुछ? जब अच्छी चीजें देखकर अच्छा नहीं होता तो बुरी चीज बुरी, कोई कैरेक्टर ही तो बुरा है ना यार, इतना तो सबको पता है. एक बुरे कैरेक्टर की कहानी है, एक ग्रे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की कहानी है. तो जो नेटफ्लिक्स पे डैमर या वो हाउ डू यू प्रोनाउंस डैमर और डेमर, हाउ डू यू प्रोनाउंस, उस पर तो बनना ही नहीं चाहिए. इन्होंने कहीं उसको जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका एक अंडरडॉग है वो कैरेक्टर. मुझे तो वो कहीं ना कहीं संजय दत्त लगता है. मुझे ऐसा लगता है वो संजय दत्त की रियल स्टोरी. इफ यू लुक एट द फिल्म, दिस इज व्हाट आई फेल्ट. आई फेल्ट इट वाज लॉट ऑफ पीपल फेल्ट दैट. Yeah. लोगों ने वो एनालॉजी की है. हाँ, कि उसके फादर के साथ भी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, फादर इज दिस एंड ये उनकी लाइफ. मुझे कहीं ना कहीं वो भी लगा. मुझे तो कुछ, आई स्वेयर, मुझे तो फिल्म देखने के बाद एक सेकंड भी नहीं लगा ओह मैं औरत होके हर्ट हो गई इसको देख. अरे यार कम ऑन, वी आर नॉट सो फ्रैजाइल कि इतनी सी कोई चीज देख के हर्ट हो जाए. और उसको भी उसने जस्टिफाई किया कि वो वैम्प थी, वो उधर मिली हुई थी इसलिए उसने उसको ऐसी चीज बोली. They take it too seriously, I think. मतलब सिनेमा is supposed to be enjoyed. अभी मेरा आखिरी सेगमेंट है सिड के का अंगार, यानी कि अंगार, फायर फ्रॉम विद इन. कैन अ टीवी शो लाइक तारा बी मेड अगेन? Of course. But you should have that kind of a आपके सब्जेक्ट में बिलीव करने वाला चैनल, और उसको बनाने वाला प्रोड्यूसर, उसको बनाने वाले, लिखने वाले, अच्छा लिखने वाले, बनाने वाले, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब हैं. बट उसमें कन्विक्शन चाहिए आपको चैनल का. और चैनल रिस्क ले कि मैं 3 महीने का टाइम दूंगा इस शो को, मैं 4 महीने का टाइम दूंगा इस शो को. 3-3, 2-2 महीने में तो शोज बंद कर देते हैं टीवी वाले. ओम पुरी साहब, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ही वाज अर्ली मैरिड टू योर बुआ सीमा कपूर जी. उनके साथ मेमोरीज क्या है? आई हैव सच फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिम. मतलब मुझे तो उन्होंने लिटरली गोद में खिलाया है. एंड मेरे फादर से 1 साल सीनियर थे वो NSD में. और मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, कहता है दिल बोल रही हूँ, सॉरी, जय हो डेमोक्रेसी. उसमें पुरी साहब ने रोल किया. मेरे चाचा भी थे उसमें, सतीश कौशिक, आदिल हुसैन, सीमा विश्वास, डॉली आलूवालिया, विजय कश्यप. हाफ ऑफ द NSD वॉज देयर इन दैट फिल्म. सो वी प्रोड्यूस दैट फिल्म. सो पुरी साहब, ही वॉज जैसे हमेशा एक कंपैरिजन होता है जो मैंने देखा, आपने भी शायद सुना होगा कि जैसे रॉबर्ट डिनेरो और एल पचिनो हैं, वैसे हमारे यहाँ पुरी साहब और नसीर साहब हैं. तो मुझे रॉबर्ट डिनेरो हमेशा ज़्यादा अच्छे लगते. इसी तरह मैंने पुरी साहब को हमेशा, उनमें हमेशा मुझे रॉबर्ट डिनेरो दिखते और नसीर साहब में मुझे हमेशा एल पचिनो दिखते. तो मुझे पुरी साहब, इसलिए पुरी साहब बहुत सहज व्यक्ति थे और वो कभी अपना बैकग्राउंड नहीं भूले. वो जहाँ से आए थे, वो अपनी गरीबी, अपनी मजबूरियाँ, अपना हम्बल बैकग्राउंड, उस आदमी ने कभी जीवन में घमंड नहीं किया. ही इज़ द ओनली बाफ्टा विनर इन आवर कंट्री. कैन यू बिलीव इट? बाफ्टा जीता उन्होंने ईस्ट इज़ ईस्ट के लिए. और वो आदमी ऐसा है कि एक शर्ट पहनी, अपनी पैंट पहनी, हाँ भाई दसो किथे, कोई हैंगअप्स नहीं, कोई कुछ नहीं. इतने सहज, इतने सरल. जरा सा यहाँ पे लोगों के सक्सेस आती है तो कॉलर ऊपर हो जाती है और बाल ऐसे हो जाते हैं, हाँ मिरर दिखाओ, हाँ बेटा मिरर दिखाओ एंड ऑल दैट. ही वाज इतना सहज इंसान, इतना प्यारा, इतने डाउन टू अर्थ.
अन्नू कपूर जी आपके अंकल, जी उनका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर? मेरे अन्नू चाचा जो हैं, आप अगर देखें उनका भी आप अगर वर्क का, उनके काम का बॉडी ऑफ वर्क देखें, ग्राफ देखें, तो उन्होंने एक रुका हुआ फैसला में मेरे फादर ने उनको जब प्ले किया था तो 90 साल का बुढ़ा बनाया था, व्हेन ही वाज अराउंड 25 or 24 years old. He is one of the best actors we have in the industry. I'm telling you. And he is so versatile. आप उनको सीरियस रोल दे दीजिए, आप कबीर करवा लीजिए उनसे, आप उनको मिस्टर इंडिया वाला वो दे दीजिए, जो याद है आपको एडिटर बने थे श्रीदेवी के, या फिर आप उनको डॉक्टर चोपड़ा या अरोड़ा जो बने थे उसमें विकी डोनर में, या आप ड्रीम गर्ल में आयुष्मान के फादर बने थे, मतलब कोई भी कैरेक्टर दे दीजिए. एंड आई फील सो हैप्पी व्हेन आई शेयर समथिंग, मेरा कुछ अच्छा उनके साथ शेयर करती हूँ एंड उनका रिस्पॉन्स आता है, तुझसे तो यही एक्सपेक्टेड है, मतलब तुझे खुद नहीं पता तू कितनी अच्छी एक्टर है. एंड ही डजंट से दैट कि मेरे चाचा हैं इसलिए, वो ऐसे नहीं है, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है. अगर किसी में कोई बुराई होगी तो वहाँ पे तुरंत सबको एक दूसरे को टोक देते कि यार ये क्या गंद कर रहे हो, मत करो. तो उनकी तरफ से जब कोई प्रेज आता है, उनकी तरफ से होता है, तो स्पेशली मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे एक्टर हैं. तो इट मीन्स सो मच टू मी व्हेन ही प्रेजेस मी. जैसे मैंने कहा, मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार. ठीक है, यू आर ट्रूली एन अंगार लेडी, यू आर अ बॉस लेडी. अपनी जिंदगी जिए अपने टर्म्स पे, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट यू. यू ओन योर फ्लॉज, यू ओन योर लाइफ, एंड यू आर वंडरफुल. Oh, thank you so much. Thank you so much, Krusha. Thank you so much. Always a fan. Krusha Kapoor. Bye. Thank you.